ये क्वेश्चन जेईई मेंस का 3 अप्रैल 2025 शिफ्ट 1 का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। क्वेश्चन एकदम फार्मूला बेस है। सबसे पहले क्वेश्चन का कंसेप्ट देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या कर रहा है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल ऑन द सर्फेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज 120 वोल्ट। ठीक है, और द पोटेंशियल एट द सेंटर पूछ रहे हैं, एक सेंटर पे पूछ रहे हैं। उसके बाद डिस्टेंस r इक्वल टू 5 पे पूछ रहे हैं फ्रॉम द सेंटर, एंड डिस्टेंस r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, यानी 3 जगह हमें पोटेंशियल पूछ रहा है रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। मैं 1 मिनट कलम चेंज कर लूँ। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि कोई भी जो सरफेस होता है एक्चुअल में स्फेरिकल सेल हो, कंडक्टिंग एक्चुअल में सरफेस यूनिफॉर्मली चार्ज कोई कंडक्टिंग बोलते हैं, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल हो या स्फीयर हो, दोनों के लिए सेम होता है। ये दोनों सेम होता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम सेल की बात करते हैं, ये सेल की बात करते हैं, कंडक्टिंग सेल, तो कंडक्टिंग सेल पे भी जो हम चार्ज देते हैं वो सरफेस पे आ जाता है, यहाँ आता है, यहीं पे रहता है। ठीक है, क्योंकि ये सेल है तो यहीं पे चार्ज आएगा। लेकिन अगर हम स्फीयर की भी बात करें, स्फीयर का भी बात करें, 3D जो फुटबॉल होता है समथिंग लाइक, उसकी बात करें स्फीयर का, तो उसमें भी जो चार्ज है ना वो सरफेस पे ही आ जाता है। तो दोनों सेम बिहेव करते हैं, यानी क्वेश्चन में या तो आपको सेल बोले या स्फीयर बोलो, यानी दोनों सेम है। समझ में आया? दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होता है, दोनों इक्वल है, समझ में आया? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये मान लो सेंटर हो गया, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एट सरफेस। ये इसको सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, ये इनसाइड हो गया, ये आउटसाइड हो गया। ठीक है, पोटेंशियल सरफेस पे और पोटेंशियल इनसाइड इक्वल होता है के क्यू बटा आर। ये आर क्या है? तो आर रेडियस है, एक्चुअल रेडियस। ठीक है, और आउटसाइड में पोटेंशियल आउटसाइड क्या होता है? तो के क्यू बटा आर। ठीक है, ये आर क्या है? सेंटर से कहीं की भी दूरी। ठीक है, ये आउटसाइड मतलब छोटा आर इसको ले रहे हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाता है कि सरफेस पे हो या इनसाइड, सरफेस या इनसाइड में पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होता है एक्चुअल में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वहीं बात करें हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो वो सरफेस पे और इनसाइड दोनों सेम होता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगा के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। आ जाओ अब हम फार्मूला पे, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे पहले देखो आर का मान 10 सेंटीमीटर पे, यानी के क्यू सिंपल सा है, ये सरफेस पे दिया हुआ है, इसके सरफेस पे। ठीक है, तो के क्यू बटा आर इक्वल टू 120 वोल्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो पूछा है सेंटर पे, सिंपल से बात है। तो सेंटर कहाँ आता है? इनसाइड में आता है, ये सरफेस है, क्योंकि रेडियस ये सरफेस का दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस, देखो सरफेस का दिया हुआ है, तो सरफेस पे और उसके इनसाइड सेम होता है, यानी सेंटर पे भी 120 वोल्ट होना चाहिए। तो 120 वोल्ट किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। एक नंबर आंसर, डायरेक्ट समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन हम पूरा बना लेते हैं। ये सरफेस पे 120 वोल्ट हो गया। फिर देखो एट डिस्टेंस आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये भी तो इसके अंदर ही होगा ना, क्योंकि रेडियस तुम्हारा 10 सेंटीमीटर का है, तो ये भी इनसाइड आएगा। तो पहला भी 120 वोल्ट होगा, दूसरा भी 120 वोल्ट होगा, और तीसरा निकाल लेते हैं आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पे। तो आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये आउटसाइड चला गया। तो आउटसाइड चला गया तो फॉर्मूला लगा लो के क्यू बट आर। अब हमें के क्यू बट आर निकालना है, तो आर का मान तो 15 है पता है, लेकिन के क्यू का मान पता नहीं, तो यहाँ से निकाल लो। के क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 गुना आर। तो के क्यू का मान आप पटक दो, 120 गुना आर। 120, आर का मान कितना था? आर का मान 10 सेंटीमीटर था, रेडियस 15, ये हो गया 15 8 120, 80 वोल्ट। समझ में आया? तो तुमको एग्जाम में क्या करना है कि पहले ही निकालिए कि सेंटर पे 120 वोल्ट होगा, सारा कट गया, आंसर ठीक हो गया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये तो मुझे कंसेप्ट बताने में टाइम लग गया,
नहीं तो क्वेश्चन 5 सेकंड का नहीं था, और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में आ रहे हैं, समझ में आया? तो आई होप समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन 7 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 का है, जेईई मेंस में पूछा गया। ये सेशन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तुम्हारे एक शिफ्ट में लगभग तुम्हारे पेपर में 2 से 3 मिल जाएंगे। अगर तुम्हारा कंसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग है तो तुम एकदम सही कर दोगे, ठीक है ना। और इसमें हड़बड़ाना नहीं होता है, दोनों पे अच्छे से सोच के विचार करके ऑप्शन टिक करने होते हैं। तो आ जाओ देखते हैं ये कौन सा है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ओके। वन इज लेबल एज एसेशन, ठीक है ना, पहला एसेशन होता है, ठीक। एंड द अदर इज द लेबल एज द रीजन, दूसरा क्या होता है, रीजन होता है, ओके। तो एसेशन क्या दिया है कि द आउटर बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज मेड ऑफ द मेटल विच प्रोटेक्ट्स पर्सन सिटिंग इनसाइड फ्रॉम द लाइटनिंग स्ट्राइक्स। समझो क्या कर रहा है कि मान लो कि एक आउटर बॉडी एयरक्राफ्ट है जो मेड ऑफ मेटल है, ठीक है ना, ये मेटल का है, ये मेटल का है। और मान लो कोई इसमें इंसान है, इसके अंदर कोई इंसान है, ठीक है ना। उसका बाद कह रहा है कि सिटिंग इनसाइड फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक्स, ठीक है ना, लाइट आ रहा है, ठीक है ना। मान लो लाइट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, सिंपल सा बात है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या है, सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझ लो कि बेसिकली है कैसे। इसका कंसेप्ट ये है कि कोई भी, सबसे पहले मेटल क्या होता है, मेटल कंडक्टिंग होता है ना, ये बताओ। और हम जब भी देखते हैं कंडक्टिंग, कोई भी कंडक्टिंग सरफेयर होता है ना, सरफेस होता है या सेल होता है, ठीक है ना। सेल और सरफेस दोनों एक जैसे एक्ट करते हैं, स्फीयर लो या सेल लो। जब वो मेटल कंडक्टिंग होता है या तो ही तुम सेल बना लो, ठीक है। तो तुम तो सेल बनाओगे तो कहोगे एकदम बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक भी तुम सरफेस स्फीयर भी बनाओगे ना, 3D स्फीयर, तो जो कंडक्टिंग होता है ना, वो चार्ज जो करता है ना अपने सरफेस पे ला लेता है। इसमें भी चार्ज अपने सरफेस पे लाता है, तो दोनों इक्वली हो जाते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला वाइज जब निकालोगे और दोनों सेम एक्ट करते हैं तो ये सरफेस पे आ जाता है चार्ज, ठीक है ना। और सरफेस पे चार्ज आ जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का जो होता है ना, जीरो हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो हो जाता है, ठीक है। तो लाइटनिंग स्ट्राइक्स जब आएगा, ठीक है ना, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है, जीरो है तुम्हारा, तो ये आराम से इंसान बच जाएगा। क्योंकि देखो ये आएंगे, लाइटिंग स्ट्राइक होगा, सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आउटर में होगा, ये आउटर में होगा, ठीक है, ये आउटर साइड में होगा, अंदर तो जीरो हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो सिंपल सा बात है, अंदर करंट जाएगा नहीं, करंट जाएगा नहीं, तो आदमी आराम से बच जाएगा। तो कह रहे हैं द आउटर बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज मेड ऑफ मेटल, एकदम मेटल से है, ठीक है। अगर वही नॉन मेटल से बना रहता है, ठीक है ना, एकदम ये स्पीयर रहता, सेल नहीं स्पीयर रहता, तो यहाँ पे नहीं बचता, ठीक है। एयरक्राफ्ट इज मेड ऑफ द मेटल विच प्रोटेक्ट पर्सन, यस प्रोटेक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसलिए, ठीक है। तो इस सेशन तुम्हारा करेक्ट है, ठीक है। तो बहुत ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज़ द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। पता नहीं ये क्या कर रहा है, 2 नंबर भी देख लेते हैं। ए इज़ करेक्ट बट आर, ये भी नहीं देखें। बहुत ए एंड आर करेक्ट बट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए इज़ नॉट करेक्ट, गलत कर रहा है, इसको काट दो, ठीक है। ए इज़ करेक्ट है। रीजन क्या दिया, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इनक्लोज्ड बाय कंडक्टर इज जीरो, एकदम एकदम, यानी रीजन भी सही है। देखो क्यों नहीं, ये सेफ क्यों है, ये पर्सन सेफ क्यों है, पर्सन इसलिए सेफ है क्योंकि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो यही तो रीजन है, हम लोग पहले ही रीजन लिख चुके थे, रीजन में भी वही लिखा हुआ। तो दोनों सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? तो ऐसे बनाना होता है, एनालिसिस करना होता है क्वेश्चन के ऊपर, एनालिसिस करो फिर दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। चलो तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यह क्वेश्चन 7 अप्रैल 2025 शिफ्ट 1 का है, जेईई मेंस में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए पढ़ लेते हैं। 2 चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ए थर्ड चार्ज भी है Q3, ओके। इनिशियली एट C एज ऑन इन द फिगर, C पे है, ठीक है। इज मूव्ड अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ, यानी इस सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग, रेडियस जिसका है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। C2D जा रहा है, ओके, C2D भेज दिया गया। इफ़ द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ Q3 के मूवमेंट से पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना है जी C2D में, Q3 के बटा 4πε, तो वैल्यू ऑफ के का मान बताना है। चलिए सिंपल सा। मैं कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ। सबसे पहले मेरे अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में लेके, ठीक है ना। तो मैं चारों को क्लियर कर देता हूँ, फिर उसका लिखने चल करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, आइए समझते हैं। दिखाई दे रहा है ना जी? हाँ दिखाई दे, एकदम मज़े में। कंसेप्ट सबसे पहले 1 नंबर हम देख लेते हैं, फोर्स क्या होता है। फोर्स अगर लिखते हैं
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना। तो के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, समझ में आया। जहाँ पे वेयर के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। दूसरा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिंपल सा बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कहने का मतलब है कि एक्चुअल में आपका औकात, मतलब आप कितना लगा सकते हैं एक्चुअल में फोर्स, लेकिन एक यूनिट चार्ज पे, सिंपल सा बात है। अगर हम उसी को फोर्स को एक कूलम पे लिख दें, एक कूलम पे किसी एक चार्ज को एक कूलम ले लें, तो दैट इज द कॉल्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे आ जाता है के क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाता है। मैं इसको बॉक्स में बना ही भी देता हूँ, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, दो वो चार्ज हैं, दोनों चार्ज के बीच अगर हम फोर्स लिखते हैं दोनों का यूज करके, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाए क्यों, क्योंकि अब मान लीजिए कि बी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, तो हमको सी पे फोर्स चाहिए ना, तो सी के चार्ज से बस मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको ए के चार्ज से फोर्स चाहिए ना, ए का चार्ज ए पॉइंट पे जो रखा है इसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा फोर्स। इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। अब आ जाइए थोड़ा और, ये तो चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की, और पोटेंशियल में आ जाइए। जो पोटेंशियल, सबसे पहले पोटेंशियल एक एनर्जी होता है, एक पोटेंशियल होता है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बटा आर। कन्फ्यूज नहीं होना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, के का मान वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फोर्स में क्या था, बस आर स्क्वायर था, यहाँ आर कर दीजिए, डेट इज द कॉल्ड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यू क्या है जी, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ओके। अब जब हमें इसी तरह अगर हमें पोटेंशियल निकालना होता है, यानी पोटेंशियल भी से डिनोट करते हैं, जैसे फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड आए थे, एक चार्ज हटा के, यहाँ से भी पोटेंशियल एनर्जी से हम पोटेंशियल पे आएंगे, एक चार्ज हटा देंगे, के क्यू बटा आर। समझ में आया कि नहीं है। तो ये बहुत कन्फ्यूजन हो गया था जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं पोटेंशियल पे आया था, तो मैं कहा कि आर स्क्वायर, तो भाई आर क्यों लिख रहे हैं, फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी पे आता है, आर स्क्वायर था, आर क्यों लिख रहे हैं। तब बाद में मैं वहाँ पे सेल्फ स्टडी खूब किया और उसका सारे पॉइंट को एक बार देखा, तब मेरा कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन जो था वो क्लियर हुआ भाई, कि ये ऐसे कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मैं भी किसी को कन्फ्यूजन, मेरे अपने पढ़ने टाइम पे ये कन्फ्यूजन हो गया था, ठीक है ना। तो हो सके तो अब क्लियर हो जाएगा कि फोर्स के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड औकात बताता है खुद का, सिंपल सा बात है, कितना फोर्स लगा सकते हो किसी भी चीज़ पे, तो इतना लगाएगा और उससे मल्टीप्लाई करोगे तो वही फोर्स आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर है, तो आर कर दो, पोटेंशियल आ जाएगा। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल। तो यहाँ पे अब बात क्या कर रहा है, अब देख लो, ये कंसेप्ट हो गया, इससे क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। ये बोला है कि हमें पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल सा बात है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी हम सी पे निकाल लेंगे, और जब Q3 डी पे आए तब पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे और दोनों को घटा देंगे, सिंपल मैथ लगाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी, ठीक है ना। और एक और बात देखो, पोटेंशियल एनर्जी सब पे लगाते हैं, सिंपल। तो हम सी पे निकाल रहे हैं, ठीक है ना, सी पॉइंट पे। तो देखो ए पॉइंट पे जो चार्ज Q1 लगा है, ये भी यहाँ पे पोटेंशियल लगाएगा, पोटेंशियल एनर्जी लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो कितना होगा कि Q1 है, और सी पे Q3 है, Q3 पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। अब बटा 40 सेंटीमीटर हो गया, ये इसके द्वारा निकलेगा। ये भी तो लगा रहा होगा ना यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका भी पोटेंशियल एनर्जी लेंगे प्लस। अब पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी को शॉर्टकट में QTY, ठीक है। ये दोनों जो है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे जब आप निकालिएगा या एडिशन कीजिएगा तब वेक्टर रूल से कीजिएगा। यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट जोड़ दीजिए, एकदम 4 किलो आटा में 5 किलो चावल, एकदम 9 किलो कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल इतना हो गया, और यहाँ हम डायरेक्शन देखेंगे नहीं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो बी के द्वारा लिख लीजिए कि Q2 Q3 अब बाटा क्या हो गया जी, ये कितना होगा, ये देखिए, ये एक बनेगा रेक्टेंगल, देखिए ये 40, ये 30, तो ये हो गया 50 जी, 50, ठीक है। सी पे आ गया। अब जब ई पॉइंटवा को डी पे लाइएगा जी, तो कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, आइए निकाल लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट डी पॉइंट। अब ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया Q3, तो फिर ए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लगाएगा, कितना लगा, के Q1 Q3 बटा ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये रेडियस है 40 सेंटीमीटर, तो ये भी रेडियस होगा 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर प्लस ई भी लगाएगा बीच पे, तो कितना होगा जी, के Q2 Q3 बटा ये कितना होगा, ये टोटल 40 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर घटाइएगा तो ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा।
आइए डेल्टा यू निकाल के दे दीजिए। डेल्टा यू इजकल टू डेल्टा सी माइनस, मतलब पोटेंशियल एनर्जी सी, पोटेंशियल एनर्जी एट सी अब पोटेंशियल एनर्जी एट डी निकाल के दे दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी सी पे कितना है, के Q1 Q3 बटा 40 प्लस के Q2 Q3 बटा 50, ये तो सी पे हो गया। माइनस डी पे लिख दीजिए के Q1 Q3 बटा 40 प्लस के Q2 Q3 बटा 10। ठीक है, आइए ब्रैकेट खोलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे जाए के Q1 Q3 बटा 40 प्लस के Q2 Q3 बटा 50 माइनस ये हो जाए के Q1 Q3 बटा 40 और प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाए के Q2 Q3 बटा 10। ठीक है, ये तो इतना ही है, ये भी इतना ही है, प्लस में माइनस में बच चला गया। उसका बाद ये घटा लीजिए जी, कितना हो गया, ये तो एलसीएम आ जाएगा 50, तो जाए के Q2 Q3 माइनस 10 बचे 50, तो 5 के Q2 Q3 जोड़ घटा हो चाचा, इतना तो आप कर ही लीजिएगा ना। ये हो जाए कितना, माइनस 4 के Q2 Q3 बटा 50। हम लोग क्या किए, छोटा में से बड़ा घटा दिए। तो पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल सा बात है। ये C2D दिया हुआ, देखिए C2D दिया हुआ है ना, तो D से C घटाइए, ना कि C से 2। हम लोग गलती यहाँ पे किए, हम लोग यहाँ से क्या करना चाहिए, हम लोग ऐसे कर देना, इसको प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो, ओवरऑल माइनस जो आएगा आंसर, हम माइनस काट लेंगे, रहने दो, लास्ट का माइनस हटा देंगे। क्योंकि देखो C से D है ना, मतलब D माइनस C करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, समझ में आया ना। यहाँ तो बच जाएंगे, लेकिन अदर क्वेश्चन में अगर आए तो सिंपल C2D यानी D में से C घटाइए। तो हम लोग लास्ट में माइनस को कंपोनसेट करके हटा देंगे, इसको हटा दो तो डायरेक्ट आंसर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो उसका देखो, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड में चेंज करने के लिए कह रहा है, क्योंकि देख लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो के को हम चेंज करेंगे। तो देखो ये 4 के, तो के को हम बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लो, Q2 Q3 बटा 50। ठीक है, अब देखो एक बात सोचो कि इसको के का मान चाहिए और कंपेयर कर लेते हैं, इसका आंसर वाला लिख लेते हैं। आंसर में कितना दिया है, Q3 के बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, तब देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काट के भी हटा के सॉल्व कर सकते हैं, जैसे तुम्हारी मर्जी होगी, कोई दिक्कत नहीं। काट लेते हैं, ये दोनों को इक्वेट कर लेते हैं और के का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से काट दो, Q3 को Q3 से काट दो, और उसके बाद क्या है, उसके बाद तो उसका तो के का मान निकालो तो कितना आएगा, के इक्वल टू कितना आ गया, के इक्वल टू तो गलत आ जा रहा है जी, 4Q2 बटा 50 आ जा रहा है, 4Q2 बटा 50 आ रहा है, ऐसा क्यों ये आ रहा है। थोड़ा सा देखा जाए, हो सके तो कुछ हो गया है, मतलब कुछ रॉन्ग हो चुका है, ऐसा लगता है। चलिए आके एक बार देख लेते हैं। अरे 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 भैया जी, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे हैं, तो 4 है, ठीक है। अच्छा, ये -4 के Q2 Q3, ठीक है जी। और यहाँ पे 50 आया, ये कट गया, उसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 50। ये 10 सेंटीमीटर ठीक था ना, लिखिए थोड़ा एक बार मिला लेते हैं शुरू से, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। आइए, एग्ज़ाम हॉल में भी आपके साथ हो सकता है, पेशेंस रखना है। सी पे निकाले, ये 40 हो जाएगा, Q1 Q3 हो गया, यहाँ हो जाएगा टोटल 50 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डी पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ से निकालेंगे तो ये 40 ही रहेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल 40 है तो ये 10 हो जाएगा, ये भी ठीक है। घटाने में है ये, डी से हमें सी में घटाना है, तो डी से सी में घटाएंगे तो ये तो कटना ही है। उसके बाद ये घटाएंगे तो कितना है 50, और तो 5 10 बचे 50, तो 5 आ जाएगा, और के तो आ तो रहा है उतना ही, 4 Q2 Q3 बटा 50 तो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसको खोलें तो 4 बटा के का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिए। ठीक है, उसके बाद Q2 Q3 बटा 50 है। ठीक है, ये दोनों को यहाँ लिख दिए, Q2 Q3 बटा 50 हो गया, बराबर Q3 के बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया,
Q3 से Q3 कट गया तो K का मान कितना आ जा रहा है? K का मान आ जा रहा है भाई 4Q2/50। कुछ दिक्कत हो सकता है, मे बी क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हम लोग क्रॉस चेक कर लिए, रीचेक। तो एक बार मैं क्वेश्चन मिला लेता हूँ फिर से, फिर देखते हैं। मैं वीडियो कट नहीं करूँगा क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं एग्जाम हॉल में भी, तो आपको पेशेंस रखना हो, या तो क्वेश्चन रिसीव करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइएगा, फिर उसके बाद आके इसको सॉल्व कीजिएगा। तो एक बार मैं मिला लेता हूँ सबसे पहले, दिक्कत क्या है, ठीक है। आइए, पता चल गया कि कहाँ लपेटा गए हम लोग। यूनिट एंड डायमेंशन में लपेटा गए भैया। सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर में क्या और एम्सर हम खोज रहे हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में इसे मीटर में हम लोग कन्वर्ट किए ही नहीं है, समझ में आया। तो मीटर में कन्वर्ट किए नहीं है, तो देखिए ऐसे आपके साथ भी हो सकता है एग्जाम हॉल में। मैं वीडियो को कट आउट करने वाला, एडिट करने वाला नहीं हूँ, ऐसे ही डालूंगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग डायरेक्ट यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं तो इधर कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, चाहे यहाँ पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट कन्वर्ट करके मैं बता देता हूँ, के का मान इतना आया, लेकिन ये सेंटीमीटर में है। तो देखो ये 50 सेंटीमीटर है, इसको हमें मीटर में बदलना है, तो 100 से डिवाइड करना होगा। 100 से डिवाइड करना होगा तो ये 50 दूनी 100 नीचे आएगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 Q2 हो जाएगा। के का मान 8 Q2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ये सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। या तो या तो आप यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कि जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं तभी 100 से डिवाइड कर दीजिए, सारा में 100 से डिवाइड कर दीजिए पहले ही। तो आपको पता है इसमें से ये घटाइएगा तो ये तो कटने वाला है, बचा ये और ये, सिंपल। तो ये घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 तो ऊपर आ जाएगा, 10K Q2 Q3, क्योंकि ये 10 से 10 कट गया, 10 ऊपर चल गया तो इतना आ गया। ये 50 दूनी 100 तो 2 ऊपर चला गया, तो 2K Q2 Q3। डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर, यहीं पे कर सकते हैं, जहाँ मन करे आप कर सकते हैं। 10 में से 2 गया 8K Q2 Q3। आंसर क्या दिया है, आंसर यह इतना दिया था, Q3 K 4πε0। देखिए 4πε0, के को खोलिएगा तो वही आएगा, तो ये तो के से कट गया, के Q3 कट गया, तो के का मान यहाँ से भी सॉल्व किया 8Q2। तो ऐसे आपके साथ भी एग्जाम हॉल में हो सकता है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें और अच्छे से क्वेश्चन पढ़ें और ऐसा यूनिट में सॉल्व करने का कोशिश करें। यहाँ से आप लोगों को मिल गया होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 7 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 में पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है आइए देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर आई थिंक 14 हो जाएगा, ठीक है ना। हमने अभी तक 13 PYQ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कर चुका है, ठीक है ना। और टोटल अप्रैल शिफ्ट की बात करें जेईई मेंस 2025 की, तो टोटल 19 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। तो ज़्यादा नहीं, ओनली 5 क्वेश्चन बचा है, ठीक है। अब तो दिया है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाई, ठीक है ना, 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 6K कैप इंटू 10³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू ए रेक्टेंगल सरफेस पैरेलल टू XZ प्लेन इज इतना, द एरिया ऑफ द सरफेस, ठीक है। एरिया पूछ रहा है। एक और चीज़ ध्यान देना, एरिया यहाँ पे सेंटीमीटर में पूछा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट कंसेप्ट। सबसे पहले आपका पहला क्लियर होना चाहिए क्या, डॉट प्रोडक्ट A डॉट B। ये कैप लगा है, इसका मतलब A वेक्टर है, B भी वेक्टर है, ठीक है ना। A डॉट है, समझ में, A डॉट है। तो डॉट प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड कीजिएगा तो A का मैग्नीट्यूड, मतलब A जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा आता है, ठीक है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये जो है ना, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, ना ये डॉट प्रोडक्ट है ना क्रॉस प्रोडक्ट है, नॉर्मल। क्योंकि बहुत लोग अगर हो सके तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगा। नॉर्मल मल्टीप्लाई है, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा आपको क्या चाहिए, दूसरा आपको पता होना चाहिए एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया क्या है, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके। क्वांटिटी को मैं शॉर्टकट में QTY लिखता हूँ। और इसका तो पूछेगा कोई डायरेक्शन किधर होता है, तो डायरेक्शन आपका होता है परपेंडिकुलर, किधर, परपेंडिकुलर, ठीक है। तीसरा आपका रिक्वायरमेंट है कि फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स का चर्चा हो रहा है तो फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फ्लक्स इक्वल टू E डॉट A होता है। कौन सा डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट वाला है जो मैंने 1 नंबर में कंसेप्ट में बताया। 4 नंबर आपको पता होना चाहिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर,
ठीक है, पांचों आपको पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा हंसी मस्करी वाला हो गया नहीं भाई, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है, जो रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में वो सारा बता। 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर स्क्वायर इजकल टू 100 सेंटीमीटर। देखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर, ये देखो ये क्या लिखा पहले इसको सुनो, 1 मीटर गुना 1 मीटर, मीटर लिखा जाए चचा, तो 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर लिख दिया ना, दिख रहा है का। फिर 1 मीटर का इसका 100 सेंटीमीटर लिख दूंगा, ये मल्टीप्लिकेशन है तो 100 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा जी 10⁴ सेंटीमीटर, इसी को लिख दिया जाता है। तो इधर गुना होगा तो इधर भी गुना होगा, क्योंकि अपना राज चल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये अपना कंसेप्ट है ना, ओनली 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स क्लियर है, आप क्वेश्चन यूँ कर दीजिएगा, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ये सारी चीज़ यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन तो दिख रहा है ना, हाँ भाई दिख रहा है। तो पहला कंसेप्ट लगाते हैं। सबसे पहले बोला है कि फ्लक्स की बात, तो फ्लक्स वाला 3 नंबर फॉर्मूला हम लगाएंगे। कंसेप्ट फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या है, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप और कितना है इंटू 10⁻3, ठीक है। ऐसा यूनिट में ये भी है, ऐसा यूनिट में ये भी है, तो मैं यूनिट नहीं लिख रहा, ठीक है। उसके बाद ये इसका डॉट है ए के साथ एरिया, तो अब एरिया अब हमको समझना होगा, ठीक है। एरिया क्या होगा, देखो क्या बोल रहा है कि हम कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, ठीक है। ये कार्टेशियन जो होता है ना कोऑर्डिनेट वाला, ये बना लेते हैं सबसे पहले, डायरेक्शन वाला एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये जो प्लेन पैरेलल रखा है ना, पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन के रखा है, जो रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो एक्स जेड के पैरेलल कहने का मतलब है कि ये होगा, ठीक है। देखो ये प्लेन होगा, कौन सा, ये प्लेन होगा, ये प्लेन है, ठीक है। तो देखो ये एरिया, मैंने क्या बताया कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा इतना गंदा क्यों हो रहा है भाई, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो देखो इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है, तो ऊपर होगा, ऊपर होगा परपेंडिकुलर, समझ में आया, परपेंडिकुलर। तो इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। तो देखो ये जो एरिया आएगा, ये एरिया का एक ही कंपोनेंट है, क्योंकि देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का तुमको 3 कंपोनेंट दिया है, आई में, जे में और के में। ये एरिया जब एक्स जेड के प्लेन के क्रॉस है ना, मतलब पैरेलल है, ठीक है ना, तो इसका ओनली 1 डायरेक्शन है, ओनली 1 कंपोनेंट होगा। किधर कंपोनेंट है, जिधर इसका डायरेक्शन है जेड में, समझ में आया। एक्स में कोई कंपोनेंट नहीं, क्योंकि देखो पैरेलल हो जा रहा है, जेड में कोई कंपोनेंट नहीं, पैरेलल हो रहा है, ठीक है ना। और एक्स और जेड में एक और मैं प्रूफ बता सकता हूँ, एक्स में अगर तुम निकालोगे पैरेलल होगा, ठीक है ना, और जेड में भी निकालोगे पैरेलल होगा, तो ये एक्चुअल में जो डायरेक्शन होता है, एरिया का जो डायरेक्शन होता है एक्चुअल में परपेंडिकुलर होता है, तो इससे निकालने से कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना। तो जो एक्चुअल में कंपोनेंट है उसी को यहाँ पे लिखते हैं, समझ में आया। तो जो इसका एरिया होगा, एरिया एक्स में 0 आई कैप प्लस जेड में है एरिया, इसका एरिया किधर है, जेड में है इसका एरिया, तो ए जे कैप प्लस जेड में भी, जेड में बोल दिया का, सॉरी जेड में बोल दिया तो गलत बोल दिया हूँ, ए जे कैप में है, जे कैप में वाई डायरेक्शन में, और फिर जेड में देखोगे तो 0 के कैप है। ये थोड़ा मैनेज कर लेना, इधर आ गया। अब देखो उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट कर लो। तो देखो इसको पहले हम बाहर निकाल लेते हैं, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ओके। और डॉट करना है 0i कैप प्लस aj कैप प्लस 0k कैप, ओके। और ये 10⁻³ इधर रख लो, बाहर साइड में रख लो, ठीक है। इसको बाद में देख लेंगे, ठीक। देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डॉट आई का आई से, जे का जे से, के का के से, ये डॉट प्रोडक्ट करने का रूल है, समझ में आया। तो आ जाओ करते हैं, 2i कैप 0i कैप 0 हो गया प्लस 4j कैप aj कैप। तो देखो 4j कैप aj कैप करोगे तो 4 आएगा, जे वो कुछ नहीं आता है, समझ में आया। एक कंसेप्ट है, रूल है, जब वो एक्चुअल में इसका डेरिवेशन देखते हैं तो वहाँ पता चलता है। तो ये 4 हो जाएगा प्लस 6k कैप प्लस 0k कैप, तो 0 हो जाएगा, आ जाओ इंटू 10⁻3। ये छूट गया भाई, ये छूट गया, ये क्या छूट रहा है। और फ्लक्स तुमको दिया है 6, ठीक है ना। तो 6 इक्वल टू कितना गया, 4a गुना 10⁻3 आ गया ना। आ जाओ थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। हमें पूछा है कि एरिया बता दीजिए, तो एरिया इक्वल टू, देखो हम एरिया इधर रख लिए
6 से ये सब गुना में है तो डिवाइड कर दो, 4 गुना 10⁻3। तो ये सब एसआई यूनिट में सोल्व कर रहे थे, तो ये एरिया है ना तो हमारा मीटर स्क्वायर में है। और मैंने बताया है कि क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है और मीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है। तो यहाँ पे 6/4 गुने 10⁻3 और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर बदलने के लिए 10⁻4 यहाँ एकदम डिराइव करके बताया है। तो 10⁻3 से जब कटेगा तो यहाँ पे एक 10 आएगा, क्योंकि 3 है नीचे, ये 4 है, 10⁻4 है। ये 2 से काटेगा तो 2, ये 3 हो जाएगा, ये 2 से काटेगा तो 5 हो जाएगा, ये 5 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए स्क्वायर छूट गया, ओ सॉरी जी, ये आंसर। तो कीबोर्ड उठाइएगा जेईई मेंस के एग्जाम में और यहाँ पे 15 लिखिएगा और 4 मार्क्स पाइएगा। ओके। एक और आसान क्वेश्चन जेईई मेंस 7 अप्रैल 2025 शिफ्ट 1 में पूछा गया है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ये एक्चुअल में बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लिया हुआ है, लेकिन बेसिकली तो क्वेश्चन आ गया कहाँ से, ये यूनिट एंड डायमेंशन से बोल देंगे, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन की बात हो रहा है। देखो देन डायमेंशन ऑफ, ठीक है ना। तो आ जाओ, इसके 2 मेथड है। पहला मेथड देख लो, एकदम ईजी है। सबसे पहले ई नॉट, ये ई नॉट जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे डिनोट द परमिटिविटी, ठीक है ना। मतलब जिससे एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं ना, वो ई नॉट लिख दिया है। हो सके तो मिस प्रिंटिंग है जो भी लिखा होगा, या कंफ्यूज करने के लिए दिया सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ना। कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। तो एप्सिलॉन नॉट दिया है तो ई नॉट यहाँ पे लिखा है, ई नॉट डिनोट द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है ना। एंड फाई ई इज द फ्लक्स, ठीक है, ये फ्लक्स है द ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द एरिया बाउंडेड बाई द इन क्लोज सरफेस। ओके, तो देन डायमेंशन ऑफ, ठीक है। तो हमें डायमेंशन किसका बताना है, ये इसको मैं एप्सिलॉन नॉट लिख लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो पता चल गया ना। तो एप्सिलॉन नॉट और डी फाई बटा डी टी, ठीक है, ये अपना फ्लक्स हो गया, परमिटिविटी हो गया, ठीक है ना। तो इसका हमें डायमेंशन चाहिए। ओके, चलो फाइंड कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कॉन्सेप्ट देख लो यार। कॉन्सेप्ट गॉस लॉ पढ़े हो, गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रेशन क्या है भाई, 1 मिनट रुकना, वेट करना। ई डॉट डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इन क्लोज बटा एप्सिलॉन, ठीक है। ये तुम्हारा गॉस लॉ होता है। गॉस लॉ क्या कहता है, लिख दिया मैंने। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है, ये एरिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट लोगे और इंटीग्रेशन क्लोज में इंटीग्रेशन करोगे, जो सरफेस होगा क्लोज में, ठीक है। तो उसका जो एक्चुअल में फ्लक्स आता है, एक्चुअल में ये फ्लक्स है, ये टोटल फ्लक्स है, ठीक है, ये फ्लक्स है, ठीक है। तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। अगर फ्लक्स निकालना होगा इनक्लोज का, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन से ना जाके डायरेक्ट गॉस लॉ बताते हैं कि जितना इसके अंदर जितना चार्ज होगा एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, डेट इज द कॉल्ड फ्लक्स। उतना फ्लक्स आ गया, डायरेक्ट निकल गया, ठीक है ना। तो देखो ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे फ्लक्स डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको हम फ्लक्स लिख लें। ये फ्लक्स हो गया इक्वल टू क्यू इन साइड बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्यू इन साइड निकाल लेते हैं, ठीक है ना। क्यू इन साइड इक्वल टू फ्लक्स एप्सिलॉन नॉट, हो गया ना। अब देखो, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। एप्सिलॉन नॉट और फ्लक्स, डी क्यू क्या है, स्मॉल, सिंपल स्मॉल बता रहा है, ठीक है ना। और डी टी से डिवाइड कर रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, उससे डायमेंशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एप्सिलॉन नॉट और फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू, क्यू क्या है चार्ज, उसका नीचे क्या आ जाएगा टी, डी डी हटा दिए, छोटा या बड़ा का बात करें उससे कोई मतलब नहीं होता। अब देखो तो ये क्या हो गया, ये भाई इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज को टी से डिवाइड करोगे क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल। तो ओवरऑल तुम्हारा डायमेंशन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के बराबर। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा मेथड, कभी कभी तुम एग्जाम में रहोगे, क्लिक कर गया, ठीक है, बना लोगे। अगर कभी क्लिक नहीं किया तो क्या करोगे, सिंपल सा बात है। तो ये तो मेथड 1 हो गया, ठीक है। मेथड 2 क्या करोगे, अगर एग्जाम में क्लिक नहीं किया कि ये एक्चुअल में गॉस लॉ लिखा हुआ है, ठीक। तो मेथड 2 क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट और फ्लक्स दिया हुआ है डी फाई बटा डी टी। तो देखो एफ इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो के को खोलोगे तो क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का तुम डायमेंशन निकालो और यहाँ पे वही गधा वाली मजदूरी, ठीक है, यहाँ पे पुट करो। उसके बाद फ्लक्स का फिर यहाँ से तुम निकालो क्यू इन क्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट, या डायरेक्ट लिखोगे तो आ ही जाएगा। उसके बाद
ओवरऑल सॉल्व करो, उसके बाद यहाँ से फाइंड करो। मेथड 2 ये है, वो गधा वाली मजदूरी, ठीक है। और स्मार्ट वाले बच्चे अप्रोच क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, डायरेक्ट अगर क्लिक कर गया कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ पे फ्लक्स की जगह क्यू इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट भी लिख लोगे, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा, टी से डिवाइड करो, इलेक्ट्रिक करंट है ऑप्शन नंबर वाह, ठीक है भाई। और बहनों एक और क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया है 4 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 में जेई मेंस का, ठीक है। क्या कर रहा है, आइए क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ए मेटालिक रिंग इज यूनिफॉर्मली चार्ज एज शोन इन फिगर, ये मेटालिक रिंग है, ठीक है, रिंग AC BD, AC एंड BD आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कहने हैं जी AC दिया है, BD दिया, ओके, परपेंडिकुलर डायमीटर से, ठीक है, मान लिया भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द आर्क AB, ठीक है, आर्क AB के द्वारा एट O सेंटर पे इज E दिया है, ठीक है। क्या कर रहा है कि ये AB जो आर्क है इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है सेंटर पे E, मैग्नीट्यूड ओनली दिया है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, ओके। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू द आर्क ABC। चलिए आइए निकाल देते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है, कैसे करना है। ये आर्क हो गया, ये AB आर्क हो गया, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, दूर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, हम डायरेक्शन इधर बना रहे हैं, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में होगा, सिंपल सा बात है। कितना है देखिए जी, कितना है, E है कि नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E है, यहाँ पे दिया हुआ है, खुद दिया हुआ है AB से, तो एकदम इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक। अब ये हमसे पूछा ABC का, ठीक है। तो देखिए AB का तो खुद दिया हुआ, और BC का, AB जितना आर्क में, AB आर्क में जितना चार्ज होगा उतना ही BC आर्क में चार्ज होगा, है कि नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्मली बोल रहा है। यहाँ X चार्ज है तो यहाँ भी X चार्ज होगा, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E होगा, तो इसके द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E होगा भाई, सिंपल सा बात है। तो ये बोला है टोटल ABC के द्वारा बताइए, तो AB का पता है हृदय है, BC का पता है हृदय है, दोनों को जोड़ दीजिए। अब बहुत लोग चच्चाएंगे, ठीक है, कहेंगे E प्लस E और 2E आंसर ये, और -1 हो जाएगा, सिंपल सा बात है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, उसके बीच में हमें एंगल चाहिए। तो ये देखो कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। अब मुझे कैसे पता, एक बार देखो ना, यहाँ से इधर जाओगे तो ये डायरेक्ट एकदम इस कोने पे है, इस कोने पे, तो ये 45 डिग्री बनेगा, ये 45 डिग्री, टोटल 90 डिग्री बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो 90 डिग्री पे जब हम वेक्टर को जोड़ते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास मैग्नीट्यूड एकदम बीच में आता है, और कितना आता है, √2E आता है, समझ में आया, √2E, समझ में आया। वेक्टर का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट बीच में आएगा, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, और +4 मिलेगा, ना कि ये, समझ में आया। तो वहाँ पे ब्लंडर नहीं करना है, समझ में आया। ये सब वेक्टर वेक्टर का ध्यान में रखना है, वहाँ पे आदमी थोड़ा सा टेंशन में रहता है, जल्दी जल्दी में कर देता है, लेकिन जल्दी मत करो, एटलीस्ट क्वेश्चन सही बनाना है भाई तेरे को, तभी मार्क्स मिलने वाले हैं, समझ में आया। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए √2E एकदम ईजी क्वेश्चन था। ये जेई मेंस 4 अप्रैल 2025 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि दो स्मॉल स्पेरिकल बॉल्स ऑफ मास 10 ग्राम इच विद द चार्ज -2 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम are attached to ends of the very light rigid rod of length 20 cm. The arrangement is now placed near at infinite non-conducting charge sheet with the uniform charge density of 100 microcoulomb per meter square such that the length of the rod makes an angle 30 degree with the electrical field generated by the charge sheet. Okay, तो नेट टॉर्क, तो बेसिकली हमें नेट टॉर्क बताना। ओके, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमें कुछ कंसेप्ट आने चाहिए इसके लिए। तो कॉन्सेप्ट में कुछ फार्मूला है, कॉन्सेप्ट में क्या है, फार्मूला है, समझो। सबसे पहले हमें डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट बोला, क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। तो पहला क्या है पॉइंट आपको आना चाहिए, A क्रॉस B होता है। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को बताते हैं, ये वेक्टर होगा, ये भी वेक्टर होगा, तो A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा आता है। पहला ये हो गया कंसेप्ट, ठीक है। आप जब क्रॉस को हटाइएगा तो साइन थीटा आता है। दूसरा कंसेप्ट क्या हो गया कि जो नॉन कंडक्टिंग, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि नॉन कंडक्टिंग जो होता है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट, नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट, अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2 एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये एक फार्मूला हो गया, ये भी एक कंसेप्ट मान लीजिए। तीसरा क्या है कि टॉर्क क्या होता है एक्चुअली में, इस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो बॉल पे लग रहा है, ये इसमें जो लग रहा है, तो टॉर्क इक्वल टू फार्मूला होता है P
क्रॉस ई, ठीक है, तीसरा हो गया। और कुछ बचा है, एक और देख लीजिए, यहाँ पे काम देगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये भी देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद और कुछ है नहीं, एक और चीज़ देख लीजिए, डाइपोल। ये पी क्या है, ये पी आपको डाइपोल है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, आई टाउ टॉर्क है, ठीक है ना। तो जब दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव यानी अपोजिट, -2 माइक्रो कूलम और ये +2 माइक्रो कूलम, तो एक्चुअल में ये डाइपोल कहलाता है। एक्चुअल में ये कंप्लीट रूप से डाइपोल कहलाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, डाइपोल। क्या बोलते हैं चच्चा, डाइपोल। और डाइपोल का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड को उठा लीजिए, बस मैग्नीट्यूड, साइन को नहीं, तो उठा लिए। तो मान लीजिए चार्ज क्यों है और इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है मान लीजिए एल है, तो एल से गुना कर दीजिए, डेट इज डाइपोल। तो ये 5 कंसेप्ट है, इससे आप क्वेश्चन को एकदम निपटा दीजिएगा, ठीक है। तो आ जाइए निपटा देते हैं, ठीक है। तो बेसिक बेसिक है, एकदम चैप्टर में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। हमसे पूछा है टॉर्क, तो टॉर्क इजकल टू पी इजकल टू, टॉर्क पी लिख दी, ये टा होगा भाई, सॉरी चच्चा, तो टाउ इजकल टू पी क्रॉस ई, ओके। हम क्या बोलें, ए क्रॉस बी को खोलते हैं तो साइन थीटा आता है, तो हम खोल लेंगे भाई, इसको मैग्नीट्यूड लेंगे ले और इसका भी मैग्नीट्यूड लिख लेंगे और उसका साइन थीटा। थीटा का मान आपको पता है, थीटा लिख लेते हैं, 30 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप डाइपोल का फॉर्मूला बताएं, दिख रहा है, ओह सॉरी चच्चा, डाइपोल इजकल टू क्यू एल लिखे हैं, ठीक है ना। तो क्यू का मान कितना है, 2 माइक्रो कूलम, और एल का मान आपका कितना है जी, 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर ये आपका ये हो गया, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया, ये डाइपोल हो गया, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का ले लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है जी, σ/2 एप्सिलॉन, ये तो हम बता ही हैं, देखिए यहाँ पे। और साइन थीटा का मान कितना होगा, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हम लिख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये बताया भाई, देख लो। उसका था ये, इसको कर लीजिए, 2 माइक्रो कूलम का होता है, तो माइक्रो 10⁻⁶ और 20, और सेंटीमीटर है तो मीटर में बदल लीजिए, सब ऐसा यूनिट में होता है, इंटू सिग्मा का मान दिया है 100 माइक्रो कूलम, तो 100 और माइक्रो का 10⁻⁶ लिख लीजिए, कलमों का है, रुक गया जी 2, और एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट अभी रहने दीजिए, गुना 1/2। कुछ भच कट रहा है तो भच काट दीजिए, 2 से भच 2 से ये 10 हो गया, और ये एक 0 से 0 चला गया, ठीक है जी। और कुछ जा रहा है, ये भी 0 से एक 0 काट ही दीजिए, ठीक है। तो कितना हो गया, ये एक आया 10 गुना 10⁻⁶ और -6 -12 हो गया। एप्सिलॉन नॉट का मान हम रख देंगे जी, देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, 8.85 गुना 10⁻⁻12, ठीक है। तो 10⁻⁻12 से 10⁻⁻12 भच, और देखिए 10/8.85 आया। देखिए 8 से डिवाइड जब 10 में कीजिएगा तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे मुझे एक ही आंसर दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन। आप अपना डिवाइड करते रहिए, और अगर आप एग्जाम में रहिएगा, यहाँ पे डिवाइड करना है रूम पे भाई, मैं क्लियर बोलता हूँ। अगर एग्जाम में रह रहे हैं, कॉन्फिडेंस रखिए खुद पे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कॉन्फिडेंस है उसका डायरेक्ट 8 से 10 में डिवाइड किया 1 पॉइंट समथिंग आने वाला ही है, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, ओके। ये क्वेश्चन जेईई में 4 अप्रैल 2025 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को मैं बिना कलम उठाया कर सकता हूँ, ठीक है। क्या कर रहा है, एक बार समझो। 2 इन्फिनाइट आइडेंटिकल चार्ज सीट्स हैं, एक इधर सीट है एक इधर सीट है, ठीक है। एंड ए चार्ज स्पेरिकल बॉडी ऑफ चार्ज डेंसिटी रो, एक यहाँ पे स्पेरिकल बॉडी है जिसका डेंसिटी रो है, आर अरेंज सोन इन फिगर में देख सकते हो कैसे अरेंज है। देन द करेक्ट एक्स रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट ए बी सी एंड डी पॉइंट, ठीक है ना। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच का रिलेशन बताना है, ठीक है। मैं बिना कुछ लिखे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तुमको इससे पता होना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। जो इन्फिनाइट आइडेंटिकल चार्ज सीट होता है ना, σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है, σ/, इसका भी 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। समझ में आया। तो एक बात समझो, सबसे पहले हम सी और डी पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। देखो सी और डी पॉइंट को देख लो, और इसके द्वारा जो होता है ना, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, ये होता है k/r², ठीक है।
समझ में आया। तो एक बात तुम सोचो कि मान लो कि इसका आर से कुछ लेना देना नहीं, इसका भी आर से कुछ लेना देना नहीं है, तो हम डी पॉइंट पे ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो सीट है यहाँ पे भी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, ये भी यहाँ लगाएगा, ये पॉइंट डी हो गया। ये एक्चुअल में डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी लगाएगा इतना ही, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट लगाएगा ना। ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगा, ठीक है। और ये जो होगा ये एक्चुअल में ये स्फेरिकल बॉडी जो है ये भी लगाएगा, कितना लगाएगा, ये लगा के क्यू बटा आर स्क्वायर, समझ में आया। लेकिन देखो ये आर पे डिपेंड करते हैं, और जब हम सी पॉइंट पे निकालेंगे, सी पॉइंट पे निकालेंगे तो ये दोनों तो सेम होगा, ये दोनों तो सेम होगा। ये मान लो टोटल हम एक्स मान लेते हैं तो एक्स होगा यहाँ, लेकिन ये जो होगा ना इधर देखो, ये यहाँ से सेंटर से जो चेक करोगे तो यहाँ पे टोटल आर का, छोटा आर का मान यहाँ पे निकालोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, मान लो ये तुम्हारा इतना तुम्हारा पी मान लो, तो ये आर प्लस पी होगा। ये टोटल कितना हो जाएगा, इधर ये टोटल आर ले रहा हूँ तो आर इजकल टू पी प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। ये पी हो गया, ये 2 हो गया। लेकिन यहाँ से यहाँ की सी की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये जो मान आएगा एज़ कम्पेयर टू इस सी के पॉइंट पे ये ज़्यादा होगा क्योंकि आर छोटा है। तो सबसे पहले देखो सी और डी की बात करें तो इसमें तो कर रहा है सी ग्रेटर देन डी। एक बात समझ में आया ना कि एक्चुअल में बेसिकली यहाँ सी का डिस्टेंस यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, ये दोनों आर पे डिपेंड नहीं करते हैं तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये आर पे डिपेंड करता है। तो डी इसके नियरेस्ट पॉइंट पे है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, ये दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले सी ज़्यादा कर काट दो, सी ज़्यादा कहाँ से, डी का पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, सी डी बराबर काट दो, सी डी बराबर काट दो, ये नंबर ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं है, ये एकदम नॉर्मल तरीका हो गया। समझ में आया कि अगर तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर रेट इतना ही देर में बन जाएगा तुमसे क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार अच्छे से और मैं बता देता हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट वाइज पूरा प्रोसेस से, ठीक है। देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा होता है, ये तो लिख दिया के क्यू बटा आर स्क्वायर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन। तो जो इनफाइनाइट आइडेंटिकल चार्ज सीट होता है ना ये आर पे डिपेंड नहीं करता है, ये आर पे डिपेंड करता है जो स्फीयर होता है, ठीक है ना। तो जिसका डिस्टेंस कम है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियस ही बात है, तो सी और टी का तो मिल गया। और ए और बी का देखो तो ए और बी का भी इनका भी सेम होगा, इनका भी सेम होगा, तो इनका भी आर पे डिपेंड नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो ए जो है इससे नियरेस्ट है कि नहीं है, तो यहाँ आर का मन कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, तो ए का ज़्यादा होगा। समझ में है कि नहीं है। तो देखो कॉन्सेप्ट वाइज भी पूछ रहा है, तुम्हें कॉन्सेप्ट अगर आता है तो बस ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, जेईई मेंस 2 अप्रैल 2025 शिफ्ट 1 में आया था। बेसिकली क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है कि स्मॉल बॉब है, स्मॉल बॉब जिसका वेट 100 मिलीग्राम है, ठीक है, एंड चार्ज कितना है इसका 10 माइक्रो कूलम है, ओके, इज कनेक्टेड टू एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक इंसुलेटिंग लेंथ है 1 मीटर का, उससे कनेक्ट है। इट इज़ ब्राउट नियर टू एन इन्फिनाइटली लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग सीट ऑफ चार्ज। एक सीट है नॉन कंडक्टिंग जिसका चार्ज डेंसिटी यहाँ पे सिग्मा दिया हुआ है एज सोन इन फिगर। इफ स्ट्रिंग सब्सटेंडेड एन एंगल 45 डिग्री सब्सटेंड करता है विद द सीट एट इक्विलिब्रियम द चार्ज डेंसिटी ऑफ द सीट विल बी। तो चार्ज डेंसिटी कितना होगा, तो सिंपल सा बात है कि ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं, ये मास हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहले नीचे तक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा होगा mg, ठीक है। और देखो इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, ये जो सीट है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्सन करेगा तो इधर लगेगा आपका फोर्स जो लगेगा क्यू ई लगेगा, क्यू चार्ज हो जाएगा और ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक इधर टेंशन लगेगा यहाँ पे टेंशन लगेगा, और ये 45 डिग्री है, तो अगर यहाँ पे हम बनाएं तो ये भी 45 डिग्री क्रॉस एंगल से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर दीजिए 45 डिग्री, और इस टेंशन को अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो इधर हो जाएगा कितना टी कॉस 45 डिग्री, और इधर हो जाएगा टी साइन 45 डिग्री। फ्री बॉडी डायग्राम बना गया। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि टोटल फोर्स इन एक्स
एंड इक्वल टोटल फोर्स ऊपर का इक्वल टू नीचे और टोटल फोर्स लेफ्ट इक्वल टू टोटल फोर्स राइट। ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। तो अगर हम लिखें ये टी, ये वाला पहले लिख लेते हैं, टी साइन 45 डिग्री, इधर का फोर्स इधर के बराबर होगा तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा, और ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर होगा। इसको हम लोग रिजॉल्व कर दिए, इसको दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिए। तो टी कॉस 45 डिग्री इक्वल टू एम जी। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि टी साइन 45 डिग्री बटा टी कॉस 45 डिग्री इक्वल टू क्यू ई बटा एम जी। टी से टी कट गया और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, तो दोनों कट जाएगा। इधर आ गया 1 तो इधर आ गया 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम जी बराबर क्यू ई आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ सॉल्व करते हैं। क्या आ गया हमारा, एम जी बराबर क्यू ई। ठीक है, मास दिया है 100 मिलीग्राम, ठीक है ना, तो 100 मिलीग्राम देख लो। उसका जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका मान 10 होता है, तो 10 लिख लो, इक्वल टू चार्ज कितना है 10 माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो नॉन कंडक्टिंग होता है इस सीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, तो ये याद होना चाहिए था। ठीक, और इसको हम लोग सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 100 मिलीग्राम को 100 और मिली को सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 के पावर -3, और ग्राम को भी केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 के पावर -3 और आएगा, क्योंकि हम लोग ऐसा यूनिट में ले जा रहे हैं तो उसमें केजी होता है। और ये 10 इक्वल टू 10 गुना माइक्रो कूलम है, इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो माइक्रो का हो जाता है 10 के पावर -6। हमें ये सिग्मा तो निकालना है, सिग्मा बटा 2, और एप्सिलॉन नॉट का मान दिया है यहाँ पे। तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना दिया है, यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट रहने देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं, बाद में लिख लेंगे। ये कुछ सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 से 10 के पावर -3 नीचे जाएगा तो ये 3 कट जाएगा, इसका 10 के पावर ये कट गए, तो 10 के पावर -3 इक्वल टू ये हो जाएगा 10 के पावर -5, क्योंकि एक 10 से काट देंगे, गुना सिग्मा बटा 2, एप्सिलॉन नॉट का मान भी रख दो 8.85 गुना 10 के पावर -12। ओके, यहाँ तक सॉल्व, यहाँ से कैलकुलेशन है ओनली। ठीक है, सबको उधर भेज दो। ये 10 के पावर -3 ये मल्टीप्लिकेशन में तो इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, ये डिवीजन में आएगा तो इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, 5 गुना 10 के पावर -12, इधर सिग्मा, तो सिग्मा हमें निकालना ही है। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं, इसको भेजोगे ऊपर तो 10 के पावर 5 प्लस -3 तो कट जाएगा, तो आ जाएगा ऊपर 10 के पावर 2 कट गया, और काट लो, ये 10 के पावर 2 है, ये 10 के पावर -12 है, तो इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 10 के पावर -10, 10 के पावर -10, तो ये कितना आ जाएगा 2 गुना 8.85 गुना 10 के पावर -10 बराबर सिग्मा। इसको गुना कर लेते हैं थोड़ा, 5 10 के 0 हाथ में, 1 8 के साथ हाथ में 1 8 17, ओके, 0.2 पॉइंट की जगह पे गुना 10 के पावर -10 इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, तो इसको एक्चुअल में हम लोग नैनो में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि सारा आंसर जो ऑप्शन में दिया है नैनो में दिया है, तो 10 के पावर -9 नैनो होता है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं 17.70 गुना 10 के पावर -10 और डिवाइड कर लेते हैं 10 से ऊपर नीचे। ठीक, तो ये तो आपका डिवाइड कर दो 10 से तो 1.77 हो गया, और गुना 10 के पावर -9 हो गया इक्वल टू सिग्मा हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया, डी नंबर करेक्ट आंसर। ओके, यह क्वेश्चन 2 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 का जेईई मेंस का है। बेसिकली ये सेशन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आजकल आते हैं, लगभग एक शिफ्ट में 2 से 3 तुमको मिल जाएंगे देखने को। तो ये तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो ईजिली बना सकते हो, इसके लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझो, सबसे पहले क्या करा है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए रहते हैं, एक सेशन दिया रहता है, एक रीजन दिया रहता है। ठीक है, और उसमें बताना रहता है कि कौन सा सही है। ओके, सेशन पढ़ते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ ए पोलर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज नॉट जीरो इवन इन द ऑब्सेंस ऑफ इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लो कि नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और पोलर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर रखते हैं तो क्या होता है। देखो, पोलर एक्चुअल में डाइपोल होता क्या है, अगर पॉजिटिव निगेटिव खुद में है, पॉजिटिव निगेटिव कोई एक सब्सटेंस है जिसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों है तो वो डाइपोल होते हैं, सिंपल सा बात है। एक अगर हम बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग रखेंगे, तो क्या होता है कि जब डाइपोल हम बनाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंसीडर कर रहे हैं 0, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो
वो जो डाइपोल्स होते हैं वो रैंडम ऑर्गेनाइज होते हैं, रैंडमली होते हैं, ठीक है ना। ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये रैंडमली होते हैं, वो कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। ऐसे रैंडम होते हैं। द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ ए पोलर लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज नॉट जीरो। कह रहा है कि नॉट जीरो। देखो इसका इसका कुछ जो डाइपोल मोमेंट होगा कुछ होगा, इंडिविजुअल होगा, क्योंकि देखो पॉजिटिव निगेटिव है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, डाइपोल मोमेंट को पी से डिनोट करते हैं, क्यू इंटू एल होता है एक्चुअल में। यानी कोई एक, दोनों पॉजिटिव या निगेटिव चाहे दोनों इक्वल होते हैं, कोई एक ले लो और डिस्टेंस कितना है उसको गुना करते हैं, ठीक है। बेसिकली डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट ये जो एल होता है ना, एक्चुअल ऐसा एल होता है जो बहुत इन्फिनाइटली दूर होता है, जहाँ हम निकालते हैं। इसके बारे में बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में इसका जो कंसेप्ट है कि इंडिविजुअल जो है ना, इंडिविजुअल इसका डाइपोल मोमेंट है, इसका भी इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है, इसका भी इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है। लेकिन ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है तो रैंडम ऑर्गेनाइज रहते हैं, और टोटल जब इनका समेशन डाइपोल मोमेंट का करते हैं तो टोटल जीरो आता है, टोटल जीरो आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो तो। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब आता है तो सब ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। अगर सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अगर दे देते हैं, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, तो सारे पॉजिटिव इस साइड हो जाएंगे और सारे नेगेटिव इस साइड हो जाएंगे। समझ में आया। तो ये कह रहा है कि इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कह रहा है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं है तो नॉट जीरो होगा। तो ये गलत कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो असर्शन है गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑप्शंस में ये सारे जो नेट टोटल हम निकालते हैं उसका टोटल सम डाइपोल का जीरो होता है और इंडिविजुअली कुछ होता है, ठीक है। ये गलत कर रहा है। उसका रीजन क्या दिया, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द डिफरेंट परमानेंट डाइपोल्स ऑफ ए पोलर इलेक्ट्रिक सब्सटेंस आर ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शन। देखो ये तो हम लोग कॉन्सेप्ट में ही समझ लिए कि ऑप्शंस जब रहता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो जो भी ये डाइपोल होते हैं डिफरेंट परमानेंट डाइपोल, ये रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। तो ये तो सही बोल रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट है, बट ये गलत है। समझ में आया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। ओके, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। दिस क्वेश्चन आस्क इन जेईई मेंस 2 अप्रैल 2025 शिफ्ट 1। ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, इजीली आप बना सकते हैं। अगर आप नॉर्मल बेसिक लेवल पर भी आप पढ़ाई किए हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या कहता है कि ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ओके, ये सेकेंड पॉइंट चार्ज प्लस 9 क्यू इज प्लेस्ड एट d,0 in Cartesian coordinate system. The point in between them where the electric field vanishes. ठीक है, बेसिकली सबसे पहले जो क्वेश्चन कर रहा है एकदम हम लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि 3D कोऑर्डिनेट बना रहा है। ठीक, तो 3D हम कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। इधर हो जाता है x, इधर हो जाता है y, इधर हो जाता है z। ओके, सबसे पहले ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन पे प्लस क्यू, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0,0 होता है, प्लस क्यू का एक चार्ज है। ओके, उसके बाद डी डिस्टेंस पे मतलब d,0,0 मतलब डी जो डी एक्स में है, देखो ये फर्स्ट वाला x होता है, सेकंड वाला y होता है और थर्ड वाला z होता है। तो x में ये d पे है और y में 0, 0, तो यहाँ पे होगा प्लस 9 क्यू d,0,0। ओके, तो देखो वेनिसेस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिसेस का मतलब कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, वेनिसेस का मतलब जीरो। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक फार्मूला लगेगा। देखो सबसे पहले फार्मूला के बारे में हम बता देते हैं, फिर लगाएंगे यहाँ कॉन्सेप्ट। ये एकदम बैठा लो, क्या है कॉन्सेप्ट, एक्स इक्वल टू, ये ड्राइव किया हुआ रहता है। अब फॉर्मूला याद कर सकते हो डायरेक्ट, एक्स इक्वल टू डी बटा रूट अंडर एन प्लस माइनस 1। ओके, समझ लो। एक्स सबसे पहले क्या होता है, एक्स होता है नल पॉइंट। अब नल पॉइंट किसे कहते हैं बता रहा हूँ, नल पॉइंट फ्रॉम ए स्मॉलर चार्ज, फ्रॉम ए स्मॉलर चार्ज। ओके, ठीक है, नल पॉइंट का मतलब है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है उसे हम नल पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये किधर साइड से होगा तो ये कन्फ्यूजन मत करना। देखो ये चार्ज क्यों है, ये प्लस 9 क्यों है, तो स्मॉलर साइड से होगा, हमेशा स्मॉलर साइड से, इधर से इधर। ठीक है, ये x हो गया, और ये d कितना क्या होता है
डिस्टेंस बिटवीन चार्जर, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन चार्ज हो गया। अब वेयर देख लेते हैं, ये दोनों तो लिख दिए। वेयर एन इक्वल टू क्या होता है, एन इक्वल टू बड़ा चार्ज बटा छोटा चार्ज, यानी बड़ा चार्ज बटा छोटा चार्ज का रेशियो निकालोगे वो 1 होता है, एन होता है, सॉरी 1 बोल दे, एन होता है। और प्लस कब यूज करना है, माइनस कब यूज करना है। देखो प्लस तब यूज करना जब दोनों चार्ज का साइन जो हो सेम हो, दोनों चार्ज सेम हो, ये प्लस प्लस है या माइनस माइनस होंगे प्लस, बोथ चार्ज सेम साइन, ठीक है। निगेटिव कब यूज करना, बोथ चार्ज अपोजिट साइन। ये देख लिए, एक और कॉन्सेप्ट है, अगर बोथ चार्ज सेम साइन होगा, ठीक है ना, तो नल पॉइंट जो होता है ना इनके बीच में आता है, इन बिटवीन, नल पॉइंट इन बिटवीन, ठीक है। अगर बोथ चार्ज अपोजिट साइन के हैं तो नल पॉइंट छोटे चार्ज के बाहर आता है, आउटसाइड आता है, छोटे चार्ज के आउटसाइड। सबसे पहले तो लिख दो आउटसाइड आएगा, ई दोनों के बीच में नहीं, आउटसाइड आएगा, तो इधर या तो इधर। आउटसाइड में क्या, छोटे चार्ज की तरफ, आउटसाइड में छोटे चार्ज की तरफ, छोटे चार्ज के तरफ। तो ये तुम्हारा था कॉन्सेप्ट, ये मैंने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिया, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा मैं डेकोरेट कर देता हूँ कि तुम्हें इजी लगे, ठीक है। मेन फार्मूला ये, तो ये फार्मूला मैं लगा के एकदम तुम्हें सॉल्व करके बताता हूँ। तो हमें देखो सिंपल वेनिसेस पॉइंट नल पॉइंट पूछा है, तो एक्स इक्वल टू डी, तो डी ऑलरेडी डी ही दिया है, तो डी बटा उसके बाद हमें एन चाहिए, तो एन इक्वल टू बड़ा चार्ज बटा छोटा चार्ज। बड़ा चार्ज कितना है, +9 क्यों बटा साइन मत लो, बस रेशियो निकालना है, क्यों से क्यों कट गया, इक्वल टू 9 आ गया, रूट अंडर एन का मान कितना आ गया 9। और देखो दोनों का चार्ज का साइन सेम है तो हम प्लस लेंगे, प्लस ले लो 1 कर लो, डी बटा ये किसका होता है, 3 का रूट होता है, 9 का रूट होता है 3, और +1 इक्वल टू डी बटा 4। और बाकी ये x के लिए निकल गया, मतलब ये फर्स्ट वाला। बाकी देखो ये 0,0 है तो इसके लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसलिए सिंपल से ये 0 0 0 ही हो गया। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया x इक्वल टू d/4। और ये d/4 किधर है, इधर से, स्मॉलर चार्ज के साइड से, इधर से एक पॉइंट होगा जहाँ पे d/4, 0,0, जहाँ पे नल पॉइंट देखोगे ना तो वहाँ पे 0 होगा। समझ में आ गया। तो ऑप्शन देख लो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। समझ में आया। तो इजी क्वेश्चन है, मेरे को थोड़ा टाइम क्यों लगा कंसेप्ट बताने में, ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट एकदम समझ लो, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर दो डायरेक्ट। तुम्हें ये अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट 10 सेकेंड का क्वेश्चन नहीं है ये, और क्वेश्चन आ रहे हैं एकदम इजी पॉइंट से, इजी कॉन्सेप्ट से। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जय हिंद, जय भारत। ये क्वेश्चन जेईई में 2 अप्रैल 2025 शिफ्ट 1 का है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। क्या कर रहा है, कंसीडर द 2 इन्फिनिटली चार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स एज शोन इन बिलो। ठीक है, एक प्लेट ये दिया हुआ, एक प्लेट ये दिया हुआ, इसका प्लस सिग्मा है चार्ज डेंसिटी और इसका -2 सिग्मा है चार्ज डेंसिटी। ओके, आगे क्या कर रहा है कि 2 प्लेट्स आर यूनिफॉर्मली चार्ज विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा -2 सिग्मा। ओके, देख लिए द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस एट द मिड पॉइंट बिटवीन 2 प्लेट्स विल बी। यहाँ पे बेसिकली फोर्स बताना है। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करना है, अगर आपको फोर्स निकालना है तो समझो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि फोर्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू। तो हमें फोर्स जब भी निकालना होगा हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और जो चार्ज होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा। समझ में एकदम कंसेप्ट ये कंसेप्ट हो गया। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इन्फिनाइटली जो चार्ज होता है ना, इन्फिनाइटली सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन। ये भी कंसेप्ट के अंदर आ गया। ठीक है, ये तुमको कंसेप्ट हो गया, ये तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ हम लोग यूज करते हैं। एक चार्ज हो गया यहाँ पे प्लस क्यू। ठीक है, देखो इधर
प्लस सिग्मा है, ठीक है, यानी प्लस पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं। तो ये जो सीट है इस चार्ज पे, ये इधर जो सीट है यहाँ पे, इसको इधर लगाएगा कि रिपेल करेगा, ठीक है, रिपेल करेगा कितना से, तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन, क्योंकि इसका चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा है, फॉर्मूला सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो सिग्मा की जगह पे सिग्मा रख दो, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, ये जो सीट है ये -2 सिग्मा है, और ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन होगा, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन या पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन होगा, तो ये इधर ही खींचेगा, इधर ही खींचेगा, इधर ही खींचेगा, ठीक, और इधर ही खींचेगा, तो इसका कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड C21 के द्वारा हो गया E1, ठीक है, और E2 कितना हो जाएगा, जब हम यहाँ पे सिग्मा का मान रखेंगे 2 सिग्मा, हम माइनस क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि माइनस एक्चुअल में डायरेक्शन को बताता है कि डायरेक्शन ऑलरेडी हम कंसाइडर कर चुके हैं इधर है, समझ में, इसलिए हम माइनस नहीं लग रहे हैं, तो 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट ये आ गया, ये E1 के द्वारा E2 का टोटल निकाल दो, ई टोटल इक्वल टू 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये E2 हो गया, प्लस E1 कर दो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये जोड़ोगे तो 3 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और कंसेप्ट क्या था, फोर्स निकालने के लिए क्यों से गुना कर दो, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो फोर्स इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 3 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यों से मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, तो देखो ऑप्शन में देख लो किधर है, 3 सिग्मा क्यों बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये नहीं होगा, 3 सिग्मा नहीं होगा, 3 सिग्मा क्यों बटा 2 एप्सिलॉन, ऑप्शन नंबर सी सही। ओके, जेईई मेंस 8 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन का क्या रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर टू एन इरेगुलर मेटालिक डिस्क है, इरेगुलर मेटालिक डिस्क है, ठीक है, नई फिगर, इफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 एंड सिग्मा 4 आर द चार्ज डेंसिटी एट द गिवन पॉइंट, देन चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। सिंपल सा बात है, चार्ज डेंसिटी अलग अलग पॉइंट पे दिया है, चार्ज डेंसिटी के रिलेशन बताना है, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम रेडियस ऑफ कर्वेचर पे क्वेश्चन आया है सिंपल। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है, कॉन्सेप्ट है क्या इसका। सबसे पहले ये बताओ चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, देखो एरिया के बात कर रहा है ना, एक्चुअल में 2D में बात कर रहा है, तो सिंपल चार्ज को एरिया से डिवाइड कर दो, दैट इज द कॉल्ड ऑफ चार्ज डेंसिटी। अगर वहीं पे अगर लीनियर में रहता तो लीनियर में निकालना होता है सिग्मा, तो सिग्मा को हम सिग्मा ना बोल के लेमडा बोल देते हैं, लेमडा इक्वल टू क्यू बटा एल बोल देते हैं, समझ में आया। और उसी तरह अगर हमको वॉल्यूमेट्रिक में देता है 3D में, तो वहाँ पे भी सिग्मा या लेमडा ये दोनों ना बोल के रो बोल देते हैं, और वहाँ पे क्यू इंटू वॉल्यूम बोल देते हैं। तीनों मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है ना, तीनों क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे लेकिन इरेगुलर मेटालिक डिस्क की बात हो रही है, तो हम ये यूज़ करने वाले हैं, सिंपल, ये दोनों को साइड में कर दो, ठीक है। उसके बाद सिग्मा इक्वल टू, थोड़ा इसको खोलो, क्यों बटा एरिया क्या होता है, आई एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सिग्मा होता है कि नहीं, पाई आर स्क्वायर, ठीक। क्यों, कोई भी चार्ज कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट यहाँ पे ऐसे भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मान लो, पाई भी कांस्टेंट है, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ गया, यही चाहिए था, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, देखो भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि आर जब इंक्रीज करेगा, देखो नीचे डिनोमिनेटर में इंक्रीज करेगा तो सिग्मा घटेगा, आर जब डिक्रीज करेगा सिग्मा बढ़ेगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट। आ जाओ, कॉन्सेप्ट हो गया, आ जाओ सॉल्व करते हैं, सिंपल। अगर सिग्मा 1 देखो एकदम शार्प जगह पे है, सिग्मा 1 शार्प जगह पे है, ठीक है, तो अगर इसका तुम बताओगे ना, बनाओगे एकदम, तुम अगर सर्कल बनाओगे तो एकदम छोटा सा सर्कल है, निन्नू पिन्नू सर्कल, तो इसका रेडियस सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा, तो सिग्मा का जो चार्ज डेंसिटी आएगा सिग्मा 1 ज़्यादा होगा। लेकिन अभी देखो किससे ज़्यादा होगा देखेंगे, और सिग्मा 1 के बाद सिग्मा 2 देख लो, तो सिग्मा 2 और सिग्मा 4 का देख लो, ये ऑलरेडी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस बना के दिया हुआ है, तो देखो इनका दोनों का रेडियस यहीं पे आएगा, इसका भी रेडियस ये होगा, इसका भी रेडियस ये होगा, तो हमें तो एक कंक्लूजन पता चल गया, सिग्मा 2 का और सिग्मा 4 का बराबर होगा चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और सिग्मा 3 का बनाओ तो देखो इसका जो एकदम नुकीला है इससे ज़्यादा ये कम नुकीला है, यानी इसका जो तुम बनाओगे ना, तुम सर्कल जो बनाओगे थोड़ा बड़ा आएगा इससे, ठीक है ना, यानी सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 3 आएगा। लेकिन एक और सुन लो, एक और, इन दोनों का चारों का कंक्लूजन लेते हुए हम फाइनल क्या कर सकते हैं, सबसे कम रेडियस सिग्मा 1 का है, तो सिग्मा 1 सबसे ज़्यादा, उसके बाद देखो तुम्हारा सिग्मा 3 आएगा भाई, क्योंकि देखो इनका बड़ा बड़ा है रेडियस, सिंपल, तो यहाँ सिग्मा 3 आ जाएगा, और सिग्मा 3 और सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 4 आएगा, समझ में आया।
तो ये तुम्हारा फाइनल हो गया, ठीक है। कंसेप्ट ये यहाँ आंसर हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और आ जाओ ऑप्शन टिक टाक करते हैं। टिक टाक क्या करने का है कि सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 3 सही कह रहा है, और सिग्मा 2 ऑप्शन नंबर ए, ये अभी सही है। ऑप्शन नंबर ए नहीं है भाई, अभी देख लो ये ऑप्शन है, एकदम मस्त बनाया भाई, मस्त ऑप्शन, ठीक है ना। बी देख लो, बी क्या कर रहा है, सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2। सिग्मा 1 सिग्मा 2 से ज़्यादा है का, सिग्मा 1 सिग्मा 2 से एकदम ज़्यादा है भाई, ये तो सिग्मा 3 से भी ज़्यादा है, तो ये सही है। सिग्मा 3 सिग्मा 4 से ज़्यादा है, सिग्मा 3 सिग्मा 4 एकदम ज़्यादा है भाई, सिग्मा 3 एकदम, बी भी सही हो गया, ठीक है। उसके बाद सी कह रहा है क्या कि सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 3 है भाई, और सिग्मा 2 ये तो ये हमारा ही वाला लिख दिया सिंपल, ये भी सही है। उसके बाद बोल रहा है सिग्मा 3 ढच तरीके, सिग्मा 3 कहाँ से ज़्यादा हो गया, और सिग्मा सब हेड तरीके सब कहाँ से बराबर हो गया, यानी हमारा ए बी सी सही होगा। तो कौन से ऑप्शन में है, इसमें ए सी करें, हट डी हट ए बी सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 8 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 का है, जेईई मेंस में पूछा गया। तो क्वेश्चन गॉस लॉ पे है, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि एन इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, ठीक है ना, हैज़ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक, ओके। एक यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है ना, लीनियर है और इन्फिनाइट है, मतलब इधर भी इन्फिनाइट जाएगा और ऊपर भी इन्फिनाइट जाएगा, ठीक है। और इसका जो लेमडा दिया है 2 नैनो कूलम पर मीटर दिया है, ठीक है ना, चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, लीनियर का। तो द नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन क्यूब ऑफ ए साइड लेंथ √3 सेंटीमीटर इफ द वायर passes थ्रू एनी 2 corners ऑफ द क्यूब, ओके ओके, दैट आर मैक्सिमली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर, ओके, एंड वुड बी x न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वेयर x इज, ठीक है ना। निगलेक्टेड एनी एज इफेक्टेड एंड यूज, ठीक है ना, कहने मतलब देखो निगलेक्टेड एज क्यों लिखा है, क्योंकि देखो जो कॉर्नर बनता है ना यहाँ पे चार्ज ज़्यादा एकुमुलेट होता है, तो ये सब इफेक्ट हटा देना है, ठीक है ना, ये सब कोई ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है, यानी नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक। तो देखो सिंपल सा बात है, एक सबसे पहले तो मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर सॉल्व करूँगा। इधर कंसेप्ट बता देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा। कंसेप्ट एकदम छोटा सा है भाई, कंसेप्ट कंसेप्ट क्या है, गॉस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ पढ़ लेना, गॉस लॉ का एप्लीकेशन देख लेना। और देखो ये बता रहा हूँ कंसेप्ट, यहाँ बताता हूँ, अगर तुम नहीं पढ़े हो तो जाके इसको रिवीजन करो, सर्च करो, देखो, नोट्स पढ़ो, सब चीज़ करो, समझ में आए ना, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं। गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट, इतना ही से खेला हो जाएगा, इतना ही से गेम ओवर हो जाएगा क्वेश्चन का, सिंपल सा बात है। तो देखो बोला है कि एक क्यूब है सिंपल, तो क्यूब बना लो, क्या ही दिक्कत है, बचपन से बना है, माहिर है इस सब चीज़ में, बना ली। और देखो ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला इन्फिनाइट लॉन्ग वायर था ना, इसके सबसे ज़्यादा दूर वाले जो एजेस हैं, ठीक है ना, उसके कॉर्नर से गुजारा गया है, कह रहा है कहाँ है, एनी 2 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब डेट आर मैक्सिमली डिस्प्लेस, कहने का मतलब है एक इस कोना से डला है और इस कोना से यहाँ से निकल रहा होगा, तो ऐसे किया होगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, तो हमें बताना है, तो चलो फ्लक्स बताओ सिंपल। तो फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या फार्मूला पता है, कॉन्सेप्ट की इनक्लोज, मतलब इसके इनक्लोज यानी क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, इनक्लोज बता एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आ जाओ क्यू इनक्लोज निकालते हैं। देखो चार्ज डेंसिटी 2 नैनो कूलम पर मीटर है, ठीक है ना, और इसका साइड जो है √3 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हमें डायगोनल निकालना होगा, और क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के डायगोनल का तुम्हारा फॉर्मूला होगा डायगोनल इक्वल टू √3 ए क्या है, सिंपल सा साइड है, तो √3 गुना √3। और एक और बात ध्यान में रखना, ये √3 सेंटीमीटर में दिया है, देख लो सेंटीमीटर में दिया था, तो मैं यहीं पे √3 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैं यहीं पे बना लेता हूँ भाई, 3 से 100 से डिवाइड कर लेता हूँ 3 में, ये मीटर बना लिया, क्योंकि बाद में झंझट झमेला हो जाता है भाई। और पिछला क्वेश्चन में भी देखा था कि गलत हो गया था, तो इसीलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, मैं सावधान सतर्क सब हूँ। तो 3/100 मीटर कर लिया, ठीक है। उसका देखो तुमको चार्ज निकालना है, तो देखो इसका लेमडा, देखो इसका मतलब क्या है, इसको समझो, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, इसको समझो, इसको 1 मीटर में 2 नैनो कूलम है, 1 मीटर में चार्ज कितना है, 1 मीटर में सीधे देसी भाषा में लिखो ना, चार्ज इक्वल टू 2 नैनो कूलम है, 2 नैनो कूलम। तो भाई हमारे पास टोटल साइड कितना है, मतलब वो जो ये डालेंगे इसके अंदर, ठीक है ना, ये अंदर रहेगा, तो इसमें कितना इसका पार्ट आएगा, तो इसका पार्ट टोटल आएगा तुम्हारा 3 आएगा ना, मतलब 3/100 मीटर। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्लियर करो, तो टोटल चार्ज तुम्हारा हो जाएगा 1 मीटर में इतना है, तो 3/100 मीटर में गुना कर लो, तो टोटल क्यू इनक्लोज आ गया, क्यू इनक्लोज इक्वल टू 1 मीटर में इतना था 2 नैनो कूलम, तो 3/100 मीटर में इससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो क्यू इनक्लोज तुम लिख लिए,
कितना है 2 नैनो के मैं लिख रहा हूँ, देखो नैनो को 10 के पावर -9 लिख दे रहा हूँ, सीधा बात है। 3 और गुना 10 के पावर -2 ऊपर लिख दे रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल सा बात है भाई, 1/4π/ε0 का मान दिया है तो सिंपल मैं तो वो यूज करने वाला है। ε0 का मान 8.85 गुना 10⁻12 रखने वाला नहीं हूँ मैं। सिंपल देखो यहाँ कर लो 4π से गुना यहाँ, और ऊपर भी कर लो 4π से, देखो 4π कटने वाला है तो ये ऊपर नीचे गुना भागा करने से कोई दिक्कत होगा नहीं। क्यों किया? क्योंकि इसका मान दिया हुआ है, देखो दिया हुआ कि नहीं। तो देखो 1 इधर लिख लो और मल्टीप्लाई कर लो, 1/4π/ε0 का मान कितना दिया है 9 गुना 10 के पावर 9, सिंपल 2 गुने 10 के पावर -9 और गुना 3 गुने 10 के पावर -2 इंटू 4π सोने वाला 4π नहीं भाई, ये 4π वाला बात कर रहे हैं। चलो 10 के पावर -9 माइनस है प्लस है, बच हो गया। उसके बाद और कुछ कट रहा है, देख लेंगे कट रहा होगा तो आ जाओ। 9 गुना 2 गुना 3 गुना 4 और 100, 10 के पावर -2 है तो नीचे 100 और पाई कर दिए, ठीक है। गुना भागा कर लिया जाए, ये तुम्हारा हो जाएगा 4×3 12 बाद में 24 और 24 9 किसी को पारा याद है नहीं है तो गुना कर लेंगे, 9 दूनी 18 18 7 54 54 चौका 4 चौका 16 हाथ में 1 5 चौका 20 1 21 216 पाई। हम हैं तुम्हारे भाई, ठीक है। उसका डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 2.16 पाई। सिंपल, इतना तुम्हारा फ्लक्स होगा आंसर। ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन बी नंबर, बी नंबर सही, +4 मार्क्स। वाह। एक मज़े की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि 8 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 में टोटल 4 क्वेश्चन आए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक से, और 8 अप्रैल 2025 शिफ्ट 1 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। तो पता नहीं तुम्हारा नसीब कहाँ जाएगा, और अगर मान लो तुम्हारे शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, छोड़ना मत भाई, 4 चौका 16 मार्क्स बहुत ज़्यादा है, मतलब लाखों में रैंक इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 1 इज़ लेबल एसेसन रीजन वाले खूब आते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉपर दिमाग लगाना पड़ता है, और थोड़ा सा भी सिल्ली अगर मिस्टेक हुआ तो भाई कट जाते हैं मार्क्स। तो एसेसन दिया है कि देखो वर्क डन is moving a test charge between 2 points inside a uniformly charged spherical cell is 0, okay, no matter which path is chosen, okay। चलो मान लिए। रीजन दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड, ये दिया है, ठीक है ना। सबसे पहले हम कंसेप्ट देख लेते हैं, कंसेप्ट क्या कर रहा है, उसका इस पर क्वेश्चन पे आएंगे। चलो आ जाओ, कंसेप्ट क्या कर रहा है, एकदम कंसेप्ट देखो, दिखाई दे रहा है ना कंसेप्ट। कंसेप्ट कंसेप्ट क्या है? पहला कंसेप्ट ये है, सबसे पहले समझो कि अगर मान लो एक सेल है, कंडक्टिंग सेल की हम बात करें, एक सेल हो गया कंडक्टिंग सेल। सेल मतलब जो क्रिकेट खेलते हो उसका बॉल वो सेल हो जाता है, ठीक है ना, कंडक्टिंग है। आया एक स्पेयर ले लो, फुटबॉल देखे हो, फुटबॉल स्पेयर एकदम कंप्लीट, ठीक है। तो 3D स्पेयर हो गया, ठीक है ना। तो इसका भी अगर कंडक्टिंग है तो जो चार्ज देते हैं वो सरफेस पे आ जाता है। तो ये दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होता है, दोनों सेम जैसे एक्ट करता है, यानी कंडक्टिंग सेल इक्वल टू, ठीक है, सेल का स्पेलिंग गलत हो गया जी, ऐसे होता है, इक्वल टू स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर लिखो ज़्यादा से, कंडक्टिंग समझ लेना, कंडक्टिंग है और स्फीयर, ये दोनों सेम एक्ट करते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला लिख देता हूँ इनका। अगर हमें निकालना रहता है, क्या निकालना है, अगर मान लो कि पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना, तो पोटेंशियल इसका, ठीक है ना, सरफेस पे, एस से क्या है सरफेस, देखो ये एस हो गया, ये आउटसाइड हो गया, ये इनसाइड हो गया, ठीक है। तो सरफेस पे क्या होता है के क्यू बटा आर, ठीक है ना, ये आर क्या है, ये तुम्हारा रेडियस है, आर क्या है रेडियस है, सीधा से मान लेना, ठीक है ना, दोनों जगह मैं नहीं लिख रहा हूँ। और ये जो छोटा आर होगा ना, छोटा आर, ये एनी पॉइंट का डिस्टेंस है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, रैंडम कहीं भी, ये छोटा आर वेरिएबल होगा, ठीक है ना। तो देखो सरफेस पे इतना ही होता है, और इनसाइड में बात करोगे ना, ये सेल गया हुआ है कंडक्टिंग स्फीयर होगा, तो इसके इनसाइड में बात करोगे ना पोटेंशियल, तो तुम्हारा के क्यू बटा आर, यानी यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, सरफेस पे और इनसाइड में सेम होता है। इनसाइड में कहीं भाई सेंटर लेके कहीं भी
एनीवेयर, ठीक है ना। लेकिन पोटेंशियल आउटसाइड कितना होता है तुम्हारा, के क्यू बटा आर, वो छोटा आर है, यानी जो ये आर वाला लिख रहे थे इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि अंदर सिंपल सा बात है, पोटेंशियल सेम होता है, सरफेस पे पोटेंशियल सेम होता है, बाहर अलग होता है। तो ये दोनों एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लो मैं स्टार भी बनाने नहीं है, अल्लाह ये स्टार बना दिया, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट देख लो, कॉन्सेप्ट याद करा दूंगा मैं, टेंशन ना लो उस चीज़ का, जिस क्वेश्चन में जितना बार आएगा उतना बार मैं बताऊंगा, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लो। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जो वर्क डन हम लोग निकालते हैं, ठीक है, वर्क डन निकालते क्या था, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते होंगे वर्क एनर्जी पावर में। लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, हमें जब वर्क निकालना होता है ना, तो क्यू इंटू डेल्टा भी करते हैं। वर्क डन है डब्ल्यू से वर्क डन, तो वर्क डन अगर निकालना हो तो क्यू इंटू डेल्टा भी। क्यू क्या है, क्यू तुम्हारा चार्ज है, ठीक है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल स्पेलिंग गलत हो गया भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये तुम्हारा फॉर्मूला है। ये दो कॉन्सेप्ट से तुम क्वेश्चन का गद्दा उड़ा दोगे, ठीक है। देखो सिंपल सा बात क्या कह रहा है कि समझो, पहला एसर्शन दिया, वर्क डन इज मूविंग ए टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल इज जीरो, ठीक है। क्यों कह रहा है समझो, ये स्फेरिकल चार्ज हुआ, सिंपल सा बात है। यहाँ पोटेंशियल देखो, चाहे यहाँ पोटेंशियल देखो, सिंपल 2 पॉइंट ले लो, किसी भी पाथ से जाना, ये पॉइंट ए ले लो, इसमें नहीं करते हैं, ये कंसेप्ट हो गया, इधर करते हैं। एक सिंपल सा सेल ले लो, एक पॉइंट ए ले लो, पॉइंट बी ले लो, तुम किधर से भी जाओ, इधर से 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 जाओ, सिंपल। ये ऑल पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम हुआ, तो वर्क डन जब निकालने जाओगे तो यहाँ भी पोटेंशियल मान लो x है, यहाँ भी पोटेंशियल x है, तो भाई डेल्टा भी जो पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो हो गया, तो वर्क डन जीरो से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो एकदम सही बात कर रहा है कि आप किसी भी पाथ से जाओ वर्क डन जीरो होगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो वर्क जीरो। समझ में आया? उसका क्या, नो मैटर विच पाथ इज चूजन, एकदम समझ में आया। क्यों, इसका रीजन पता चला ना, क्योंकि एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला वर्क डन भी जीरो। समझ में आया कि नहीं है? तो इसका रीजन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का जीरो होना। तो अब रीजन भी पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल इज कांस्टेंट। सही बात बोल रहे हैं, ये ब्लर क्यों हो रहा है, ये मेरे को समझ नहीं आया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड, हाँ भाई यूनिफॉर्म होता है, देख लो भी सरफेस पे इतना था, इनसाइड में कहीं भी जाओ एकदम कांस्टेंट, इतना ही मिलेगा तुमको, इतना ही मिलेगा, यानी कांस्टेंट है। यहाँ x है, यहाँ भी x है, यानी कांस्टेंट है, तब तो डेल्टा भी जीरो आ रहा है, यानी सिंपल सा बात है, रीजन भी सही है। एंड इज सेम एज दैट द सरफेस ऑफ द सेल, और सरफेस ऑफ सेल के लिए भी बोल रहा है, सही बात है। देखो सरफेस ऑफ सेल, सरफेस पे भी तो उतना ही होता है और इनसाइड में भी उतना ही होता है, तो देखो दोनों सही है। और देखो करेक्ट रीजन भी है। रीजन क्यों है, अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तभी तो वर्क जीरो हो रहा है, तो देखो एकदम रीजन सही है। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, बोथ ए आर ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेन। समझ में आया कि नहीं है? तो देखो दो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया, एकदम क्वेश्चन धजिया उड़ा दोगे। समझ में आया कि नहीं है? ये क्वेश्चन जेईई मीन्स 2 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 का है। अब तक मैंने लगभग 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और चारों क्वेश्चन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ एकदम यूजुअल, जो एकदम बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन होते हैं जो कि क्लास में कराई जाते हैं बहुत सारे, उसी पे आ रहा है। ये भी उसी पे है, जो कि अगर कोई अच्छा बच्चा बना रहा है नोट्स, तो हर एक क्वेश्चन जो भी ये कंसेप्ट है शॉर्ट नोट्स में लिखा रहता है, उसी बेस पे आ रहा है। तो तुम लोग जो भी है बेसिक लेवल तक जो शॉर्ट नोट्स होता है उसको पढ़ के जाया करो, बिल्कुल छोड़ो मत, क्योंकि इस लेवल तक क्वेश्चन आ रहा है। और ये मैं कराता हूँ, देखो ये मैं भी अपना शॉर्ट नोट्स बनाया था अपने टाइम पे, तो ये एकदम मेरे शॉर्ट नोट्स में था। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसका कंसेप्ट देखते हैं। कंसीडर ए सर्कुलर लूप दैट इज द यूनिफॉर्मली चार्ज एंड हैज़ अ रेडियस a रूट 2, ओके। Find the position along the positive z-axis of the Cartesian coordinate system where the electric field is maximum. Maximum बताना है कहाँ होगा। If the ring was assumed to be placed in xy plane at the origin. चलो ठीक है, सबसे पहले कंसेप्ट देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा है कि देखो ये x हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ, और जो रिंग है ना, रिंग xy प्लेन में है, जो एक सर्कुलर लूप बोलो रिंग बोलो वही बात होता है,
ये सर्कुलर लूप है, ठीक है ना, सर्कुलर लूप हो गया, जिसका अपना रेडियस दिया हुआ है, रेडियस तुम्हारा दिया है a√2। ओके, तो बोल रहा है कि जो ये सेंटर हो गया, ये जेड एक्सिस, ये मान लेना एकदम बीच में है, थोड़ा सा ड्राइंग समझ रहे हो, ठीक है। तो ये जेड एक्सिस पे ये ऐसा डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस x है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो? मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन करा है। इसका कॉन्सेप्ट पहले सीखो, कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट नॉर्मल क्लासेस में इसको डिराइव कराया जाता है, उसके बाद इसको याद किया जाता है। समझो, सबसे पहले हम मैक्सिमम की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग रैंडमली कहीं भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सिंपल सा बात है। एक बार और पढ़ लेने दो। वह द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मैक्सिमम। नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना रहता है, रिंग बोलो या तो लूप बोलो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले समझो, Q(x) बटा r² प्लस x² के पावर 3/2। ये तुम्हारा जनरलाइज फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। x का मान कुछ भी दे, तुमको यहाँ पे रख दोगे, डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। और रहा बात मैक्सिमम को, तो देखो मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जीरो रखते हैं, उसका जो x का मान आता है, तो इसको ऑलरेडी डिफरेंस किया जा चुका है। और कितना आता है, जनरलाइज याद कर लो, x इक्वल टू तुम्हारा आता है x इक्वल टू r√2, r/√2 आता है, r/√2। और एक और चीज़, प्लस माइनस लगा लेना, क्योंकि प्लस माइनस क्या बता रहे हैं, ये जो रिंग के आगे है प्लस साइड में, इधर निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैक्सिमम, या इसको पीछे निकालो, क्योंकि देखो प्लस माइनस यहाँ ओनली डायरेक्शन बताता है। फिजिक्स में प्लस माइनस डायरेक्शन बताता है, ये वैल्यू को डिनोट नहीं करता है। ऐसा नहीं कि अगर 5 न्यूटन लिखा हुआ है और -5 न्यूटन लिखा हुआ है तो -5 न्यूटन छोटा है, ये गलत कंसेप्ट है, ऐसा नहीं होता है। +5 न्यूटन मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, और -5 न्यूटन मतलब निगेटिव डायरेक्शन अपोजिट लग रहा है, इसका मतलब होता है। उसी तरह ये जो x है पोजीशन बता रहा है कि ये सेंटर से प्लस आगे r/√2 पे आओगे तो यहाँ भी मैक्सिमम होगा, और पीछे जाओगे निगेटिव डायरेक्शन में तब भी मैक्सिमम होगा। तो x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। तो तुम्हारा क्वेश्चन एकदम 10 सेकंड का आता है। ये तो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन 10 सेकंड का था। x का मान इलेक्ट्रिक फील्ड कब मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा, जब x का मान प्लस माइनस r/√2 हो। सिंपल। तो अब तुमको तो वही तो पूछा है ना भाई, कि ये बताओ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होगा अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो x का मान निकालना है, ताज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू r/√2। यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, r का मान रख दो भाई a√2/√2, रूट से √2 कट गया। इवन समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट नहीं कराया है, तो ए आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इस साल क्वेश्चन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा दे, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्स का मान ए आया, ए पुट कर देना एक्स की जगह, वो निकल जाएगा। डेट्स ऑल। ये क्वेश्चन 7 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 में जी मेंस में पूछा गया है। बेसिकली क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इसका हम 2 मेथड करने वाले हैं, ठीक है ना, एक नॉर्मल, ठीक है, और एक एनालिसिस का दौरा, ठीक है ना। तो अगर कोई बच्चा, ठीक है ना, बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि ए डाइपोल विद द 2 इलेक्ट्रिक चार्ज 2 माइक्रोकूलम मैग्नीट्यूड इच with the separation distance इतना है and placed between the plates of the capacitor such that its axis parallel to an electric field established between the plates when a potential difference of 5 volt is applied, ठीक है। A separation between the plates is 0.5 mm. If the dipole is rotated by 30 degree from the axis, it tends to reline in the direction due to a torque, the W dot torque, ठीक है ना। टॉर्क बताना है, सिंपल। तो पहला एक स्टूडेंट होगा नॉर्मल, जो मेथड 1 में हम बता रहे हैं, कि सिंपल जाएगा और करेगा कि टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E होता है, ठीक है, वेयर P इज द डाइपोल एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कुछ सोचेगा नहीं, डायग्राम के बारे में कुछ एनालिसिस नहीं करेगा, नॉर्मल। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट, इधर कंसेप्ट देख लो, ये क्रॉस B होता है, तो एक्चुअल में ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट से जो भी हम निकालते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका अगर हम एक्सपेंड करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये इंटू है, नॉर्मल इंटू, ठीक है, इंटू साइन थीटा आ जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, पी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा और ई का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, उसका साइन थीटा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। उसका बाद 2 नंबर फार्मूला देख लो नॉर्मल, कि डाइपोल कैसे निकालते हैं। डाइपोल होता है क्या,
डाइपोल का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है डायरेक्ट क्यू इंटू क्या लिख दो, डी एल लिख दो, यानी क्यू इंटू एल। एल क्या है, दोनों चार्ज। डाइपोल कहते हैं किसे, पहले ये समझ लो, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। देखो एक चार्ज हुआ यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू, ठीक है ना। पहले गोल तो बना लो भाई, एक माइनस क्यू, ठीक है। इसके बीच का जो सेपरेशन हम लोग डी मानते हैं, अगर डी मानेंगे तो इसको भी यहाँ डी लिख दो, ठीक है। और ये बहुत छोटा होता है, ये बहुत कम होता है, ठीक है। और ये जो अरेंजमेंट होता है ना, अरेंजमेंट, इसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। और एक्चुअली में ये नॉर्मल सेपरेटेड चार्ज की तरह एक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और इसमें एजम्पशन मानते हैं कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आर का निकाल रहे हैं, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, मान लो ये आर है, तो आर मच 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 ग्रेटर देन डी होना चाहिए, ये एजम्पशन मान के चलते हैं। तो नॉर्मल ये अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का होता है। तो देखो फॉर्मूला क्या हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का, क्यू इंटू एल। तो देखो क्यू दिया है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 माइक्रोकूलम 2 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो को चेंज कर लिए। और डी का मान कितना है, डी का मान भी तुम्हारा 0.5 माइक्रो है, देख लो। तो 0.5 गुना 10⁻⁻6 हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं समझो। नॉर्मल फार्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, इसको घेर देने दो भाई। नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक है। और कैपेसिटर एक्चुअल में एकदम सीट लेते हैं, पतला सीट लेते हैं, ठीक है ना, एकदम चार्ज डेंसिटी जिस पे होता है कंडक्टिंग, ठीक है ना। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। और जब हमें इसी में एक वेरिएशन कर लो, जब हमें पोटेंशियल देता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वी बटा डी होता है, ठीक है ना। वी बटा डी को, वी बटा एल को, डी डिस्टेंस बिटवीन कैपेसिटर, डिस्टेंस बिटवीन कैपेसिटर, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली पोटेंशियल दिया हुआ है, तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि देखो पोटेंशियल दिया हुआ है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, वी बटा डी लेंगे तो पोटेंशियल 5 वोल्ट दिया हुआ है। और इनके बीच का सेपरेशन 0.5 mm दिया था, 0.5 गुना 10⁻³ कर लो, हो गया। उसका साइन थीटा, तो देखो 30 डिग्री रोटेट होता है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब काटा कटम कर लो, उसके बाद हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, उसके बाद और काट लो, 0.5 से 0.5 कट गया, 10⁻⁻6 और ये 10⁻⁻6 10⁻12 हो गया, ये 10⁻³ ऊपर आएगा तो 10⁻³ प्लस में हो जाएगा, गुना 5 हो जाएगा। ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5 गुना 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर टॉर्क, आंसर हो जाएगा। ये सी नंबर आंसर हो गया नॉर्मल। देखो ये एक्चुअल में हो गया कि तुम्हें डायरेक्ट फार्मूला था, एक एक मान निकाले रख लिए और सॉल्व कर दिए, दैट्स ऑल, सिंपल सा बात है। ये अगर कोई बच्चा क्या ऐसे किया, ठीक है, जल्दी से आंसर आ गया, टिक के आगे बढ़ गया होगा। बहुत कोई होंगे, देखो ये जैसे जैसे करा है डायग्राम बनाए होंगे कि 2 डाइपोल है तो उसका डाइपोल बनाए होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद इधर निगेटिव चार्ज +2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, एनालिसिस करके, ठीक है ना। तो देखो एक्चुअल में तो बेस्ट तरीका और बेटर तरीका जो मानो ये एनालिसिस करके ही है। फिर उसके बाद वो कैपेसिटर बनाएंगे, एक इधर कैपेसिटर बनाएंगे, उसके बाद नीचे कैपेसिटर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, रोटेट करेगा, 30 डिग्री होगा, उसके बाद लगाएंगे, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे, ये सारे चीज़ बनाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद एनालिसिस करेंगे। तो ये भी सबसे बेटर अप्रोच तो यही है। और अगर तुम जेईई एडवांस की तैयारी और आईआईटी में सिलेक्शन चाहते हो तो बेस्ट अप्रोच तो यही है कि वहाँ पे एकदम एनालिसिस प्रॉपर तरीके से होता है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि ये जेईई मेंस, देखो जेईई एडवांस देने के लिए तुमको जेईई मेंस पे क्वालिफाइड होना जरूरी है। तो मेरा मानना ये है कि जब तुम ये बनाना ज़्यादा फंसने लगना, ठीक है ना, मान लो फंसने लगे, ठीक है ना, तो डायरेक्ट तुम एक बार फार्मूला लिखना और फार्मूला के सारे अगर वैल्यू तुमको पता हो गए, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सारे वैल्यू दिए हुए हैं, तो तुम डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना और आंसर मार देना, ठीक है ना। अगर एनालिसिस तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग है तब तो एकदम माशाल्लाह मस्त बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम फंसने लगो कि कैसे होगा, किधर से इलेक्ट्रिक फील्ड की फंस गए, तो डायरेक्ट तुम्हें फार्मूला तो याद होगा। अगर एनालिसिस इतना अच्छा से आ रहा है तो तुमको तो फार्मूला याद होना चाहिए। और ये सब फार्मूला टिप्स पे रखो, एकदम टिप्स पे,
ठीक है ना, फिंगर टिप्स पे एकदम याद होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स बना के सारे फॉर्मूले मेन इंपॉर्टेंट, जैसे मैं 2025 का अप्रैल एटम का करा रहा हूँ, तो जितने भी एटलीस्ट क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जो फॉर्मूला यूज हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, एटलीस्ट उसी का बना लो। मतलब उससे ज़्यादा बनाना ज़रूरी है, लेकिन एटलीस्ट उतना मिनिमम बना, फिर और ज़्यादा क्वेश्चन बनाना जिसमें यूज हो वो लिख लेना। तो वही मैं बेसिकली कह रहा था कि पहले एनालिसिस से अगर गलती से पहुंच जाना तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं भाई, 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना और सारे वैल्यू पुट करना और डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। ये PYQ नंबर 6 हो गया, यानी क्वेश्चन 6 है। ये 2 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 को ही आया था, ठीक है। मैं एक बार कलम चेंज कर लूँ, दूसरा कलम ले लूँ। एकदम इजी क्वेश्चन है, जो एक्चुअल में फिर ये शॉर्ट नोट्स टाइप का ही क्वेश्चन है, कि जो शॉर्ट नोट्स में एकदम बेसिक 100% पढ़ाते समय ही बोल दिया जाता है कि 100% इससे क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो क्या है इसमें कि 2 लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स आर केप्ड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम देख लेंगे। एज वन इन द फिगर, ठीक है ना, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना है, डेल्टा V का मान भी दिया है, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है। उसका तो क्या कर रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, ठीक है, यानी A एंड B के बीच निकालना है, ओके, निकाल लेंगे, सिंपल से बात है। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट देख लो, कॉन्सेप्ट क्या है। एक मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, धैर्य रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू -dB/dr होता है। एक बार और समझ लो, ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पहले इसमें x को पीटते हैं, फिर y z को कांस्टेंट रखते हैं, फिर y को पीटते हैं, x और z को कांस्टेंट रखते हैं, फिर z को पीटते हैं और x y को कांस्टेंट रखते हैं। इस पर अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं बना दूंगा या एक्स्ट्रा बता दूंगा, लेकिन बेसिकली ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। क्यों पार्शियल डिफरेंशिएशन है ये समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास डायरेक्शन होता है, हाँ भाई डायरेक्शन होता है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन जो पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, इट इज़ ए वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। तो हम एक वेक्टर क्वांटिटी निकाल रहे हैं एक स्केलर क्वांटिटी से, समझ रहे हो ना, तो इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन लगता है, जो कि हमें डायरेक्शन भी निकाल के देता है, समझ में आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तुमको एकदम मेमोराइज करके रख लो, रट के रख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू -dB/dr पार्शियल डिफरेंशिएशन है। इसमें भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन है हम बता देता हूँ। एक और डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन इस पे आता है, उस टाइप का भी, इसमें पता नहीं आया कि नहीं आया, लेकिन ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है इसको। अगर हम थोड़ा सा फॉर्मूला को चेंज करते हैं तो एक चीज़ और आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr इक्वल टू -dB, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है कि जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे देखो भी दिया हुआ है और भी ही पूछ रहा है, जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देता है और भी पूछता है, तब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तब हम ये भी निकाल सकते हैं, समझ में आया। तो एक क्वेश्चन एक और बना लेते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट होते हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट एक डॉट प्रोडक्ट। इससे जनरेट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी जनरेट होता है, और इससे जो आता है वो स्केलर क्वांटिटी आता है, ठीक है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे यानी स्केलर है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लो, E.R नॉर्मल फॉर्म में इक्वल टू भी, और एक और ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट को जब भी हम ओपन करते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट को, तो कॉस थीटा आता है और क्रॉस को साइन आता है, ठीक। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ कि E.R इक्वल टू भी करना है, सिंपल सा बात है। तो इसको एक बार खोलना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ E.R मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा इक्वल टू भी लिख सकता हूँ, लेकिन इसको यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते, देखते हैं, वेट करते हैं, ठीक है। आ जाओ इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, जो ये एक्चुअल में डायरेक्शन बताता है, तो हम ये लें या न लें उससे कोई मतलब नहीं होगा, समझ में आया। तो इसको क्या कर सकते हैं, E इक्वल टू V/R, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक्चुअल में भी कितना दिया है, ये दोनों के बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर था, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी था, तो V/10, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया, निकाल लेंगे, ठीक है। अभी डायरेक्शन नहीं है, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। और एक और चीज़ मैं बता रहा था कंसेप्ट, कि एक्चुअल में पोटेंशियल जैसा कुछ चीज़ नहीं होता है। हम हमेशा पोटेंशियल बोल देते हैं, लेकिन बेसिकली वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, पोटेंशियल जैसा कोई चीज़ होता ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तब हमें ए से बी निकालना है, देखो ए से बी निकालना है। तो जब ए से बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट है,
ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये आपको आ जाएगा 4 सेंटीमीटर क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जब इसको हम रिजोल्व करते हैं ना, रिजोल्व करते हैं तो देखो इधर 4 आएगा, इधर 5 सॉरी इधर 5 है तो इधर 4 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, ठीक है। यही जो 3 सेंटीमीटर है, तो देखो ये जो पॉइंट इधर जो आ रहा है 4 सेंटीमीटर, ये जो 3 सेंटीमीटर, तो इसमें ही ओनली पोटेंशियल आएगा, इसमें पोटेंशियल नहीं आएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि देख लो, सिंपल सा बात है। अगर इसको फॉर्मूला को भी लगाते हैं, डॉट प्रोडक्ट जब भी आएगा तो सिंपल सा बात है, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वही हमें देता है, बाकी वर्टिकल कंपोनेंट कुछ नहीं देता है। ई का मान लिखो सिंपल सा, तो ई का मान हम कितना ला लिए, v/10 गुना, और अगर आर का मान पूछे तो आर का मान कितना, आर कॉस थीटा ले लो, या तो सिंपल सा बात है आर ले लो और कॉस थीटा अलग ले लो। तो देखो ये हमारा आर हो गया, डायरेक्ट तुम्हें बता देता हूँ, ये जो हो गया हमारा आर हो गया। तो आर कॉस थीटा निकालोगे, थीटा निकालोगे, तो आर कॉस थीटा इसके जो इधर वाला होता है यही आर कॉस थीटा होता है, और इसको निकालोगे तो 4 आ जाएगा। तो देखो इसका डायरेक्ट आर कॉस थीटा, यानी आर कॉस थीटा का मान ही 4 हो गया, इक्वल टू भी जो निकालना था, 2 से काटो 2 5, यानी भी इक्वल टू 2/5 आ गया। यही तुम्हारा आंसर हो गया। और एक्चुअल में ये एक और भी था, ये भी मत मानो, इसको भी डैश मान लो, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, भी डैश। तो भी डैश इक्वल टू आ गया 2/5 भी, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा ये सी हो जाएगा। और तुम चाहते तो इसको डायरेक्ट ये भी कर सकते, तो देखो डायरेक्ट या तो आर कॉस थीटा निकालो, आर कॉस थीटा क्या है, यही तो आर कॉस थीटा, इसको रिजोल्व करोगे तो यही तो तुम्हारा आर कॉस थीटा आया, ये रिजोल्व करोगे तो ऊपर वाला तुम्हारा आर साइन थीटा आया, आया कि नहीं आया। तो या तो तुम डायरेक्ट आर कॉस थीटा का मान रख लो, या तो आर का मान 5 रखो और फिर कॉस थीटा निकालो, वो अपना अपना होता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आर कॉस थीटा निकाल के रख देते हैं, वो ज़्यादा ईजी रहता है। और क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन हर साल आते हैं, इसको मत छोड़ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे क्वेश्चन करके ही जाना, PYQ लगा रहे हो, वेरी गुड। फाइनली हम आ गए लास्ट क्वेश्चन पे। 2025 अप्रैल वाले जो सी एटेम में जितने भी क्वेश्चन थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, टोटल 19 क्वेश्चन थे, ये लास्ट क्वेश्चन है, हमने फाइनली कर दिखाया, टोटल क्वेश्चन कर गए, ठीक है ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे करने से, छोटी छोटी हैबिट्स बनाने से और छोटी छोटी कामें करने से बड़ा अचीवमेंट होता है, ठीक है ना। तो हम लोग कर रहे थे, मैं ही खुद कर रहा था, देखो टाइम टोटल क्वेश्चन सोल्व कर दिया। ये क्वेश्चन हमारे साइबर वाले भैया ने प्रिंट नहीं किया था, ठीक है ना, तो मुझे हाथ से लिखना पड़ा इसलिए। तो आ जाओ देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। एक तो अच्छी बात है क्योंकि फाइनली एक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, हाँ फाइनली एक नहीं 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 2025 का अप्रैल वाला आइटम ख़त्म हो गया, और आई थिंक 1D मोशन जो था 2024 का जनवरी आइटम में जितने भी क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आई थिंक आए थे 1D मोशन का, वो भी कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो खुद को बधाई दे देता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या करें, 2 मेटल स्पेयर्स ऑफ रेडियस r and 3r have the same surface charge density sigma if they are the brought in contact and then separated, then the surface charge density on the smaller and the bigger sphere becomes sigma 1 and sigma 2 the respectively, the ratio sigma 1 sigma 2। सिंपल, सबसे पहले कंसेप्ट देख लो क्या कहता है कंसेप्ट। सबसे पहले हम एक पहले देख लो, पहला कंसेप्ट है कि अगर दो बॉडी को कभी भी हम कांटेक्ट में लाएंगे तो वो चार्ज ट्रांसफ़र करना बंद कब करती है, जब पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाता है। जब पोटेंशियल V1 इक्वल टू V2 हो जाती है तो वो चार्ज लेना देना अपना बंद कर देती है, ठीक है। ये कंसेप्ट है भाई, पोटेंशियल अगर सेम हो जाएगा तो, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होगा तब तक चार्ज का लेन देन चलता रहेगा, समझ में आया, ये कंसेप्ट है। और दूसरा तुम्हारा कंसेप्ट, तो पोटेंशियल आ ही गया, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम्हें भी पता है कि क्यू बटा डिपेंड करता है कहाँ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अभी के क्यों बटा हम आर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम आउटसाइड नहीं जा रहे हैं, अगर इनसाइड बात कर रहे हैं, हाँ इनसाइड ही बात करेंगे, क्योंकि देखो ये स्फीयर जो होगा सिंपल सा बात है, इसके बाहर तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अंदर ही बात करेंगे। इसके अंदर का पोटेंशियल और इसके अंदर का पोटेंशियल, एक छोटा सा जो आर है और 3r है, इनके अंदर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तब चार्ज लेना देना रुक जाएगा। और सरफेस पे पोटेंशियल की बात करें तो यही फॉर्मूला होता है, इनसाइड की पोटेंशियल की बात करें तो यही फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया, आया कि नहीं। थोड़ा सा इसको हम ब्रेक करते हैं, इसको थोड़ा सा और हम ब्रेक करते हैं। क्यों ब्रेक करते हैं, इसमें हम सिग्मा को इन्वॉल्व करते हैं। बी इक्वल टू के को पहले खोल लेते हैं, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और क्यू इक्वल टू क्या होगा, देखो भाई चार्ज कहाँ है, इसके सरफेस पे है ना, ठीक है। चार्ज होता क्या है, चार्ज इक्वल टू सबसे पहले
क्या है उसको, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखो तुम्हारे सरफेस का चार्ज डेंसिटी कितना है सिग्मा, और इनटू ये टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो टोटल एरिया कितना होता है 4πr²। समझ में आया कि नहीं आया। तो तुम्हारा टोटल चार्ज कितना हो गया, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, तो एरिया 4πr²। तो यहाँ क्यों की जगह सिग्मा इंटू 4πr² रख दो, ठीक है। और नीचे ऑलरेडी आर था, के हो गया, के को ये कर दिए, क्यों को ये कर दिए, और आर नीचे था आर। सबसे पहले 4π को 4π से भज कर दो, ठीक है। और ये आर से एक और आर भज कर दो, ठीक है। और पोटेंशियल तुम्हारा क्या आ जाएगा, सिग्मा आर बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया पोटेंशियल, सिंपल सा बात है। तो हमें क्या करना है कि दोनों का पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा तो सिंपल उतना ही होगा। तो आ जाओ करते हैं। सबसे पहले V1, यहाँ थोड़ा सा और इसको शॉर्टकट कर सकते हैं। V1 को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिग्मा और R में कर सकते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को हम हटा सकते हैं, कांस्टेंट का कहीं भी वैल्यू नहीं होता है, इसलिए वेरिएबल बनो, जो ज़िंदगी में करना है उसको पीछे भागो, सिंपल सा बात है। तो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिग्मा R हो गया, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, दोनों का हमें पोटेंशियल बराबर होगा। तो V1 भी एक बार फॉर्मूला लेते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिग्मा R हो गया। तो हमारा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पोटेंशियल दोनों का सेम होगा, तो लेना देना बंद करेगा। तो V1 = V2, सिंपल। तो V1 इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, V1 बटा V2। तो यहाँ से डायरेक्ट V1 निकालना होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो सिग्मा 1 होगा, और R का मान क्या है, R है, ठीक है। और V2, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा 2 होगा, और R का मान 3R होगा, ठीक है। तो V1 और V2 को दोनों को बराबर कर देते हैं। इसको चाहे तो हम कांस्टेंट से हटा सकते हैं। V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट आता है, तो K ले लो, एक K मत लो भाई, K हो जाता है, P ले लो आपकी बार, क्योंकि K से कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए सिग्मा 1 R ये कांस्टेंट है, मैंने अपने मन से माना है, सिंपल सा बात है, ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना। और V2 = इधर भी P ले लो, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, प्रोपोर्शनली का साइन हटाने के लिए सिग्मा 2 3R, सिंपल। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि V1 बराबर V2 है, तो इसको बराबर इसको कर दो, सिग्मा C1R बराबर P सिग्मा 2 3R, ठीक है। P से P भच हो गया, R से R भच हो गया, ठीक है। तो सिग्मा 1 अब बटा सिग्मा 2, सिग्मा 1 इधर है, सिग्मा 2 को उधर भेजोगे, बराबर कितना आ जाएगा 3। देखो हम अभी नहीं है फ्री, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो सिंपल सा 3 आंसर आ गया, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट एक लाइन का था भाई कि दो बॉडी को और कॉन्टेक्ट में लाते हैं फिर हटाते हैं, सिंपल सा बात है। तो तब तक चार्ज ट्रांसफर करेगी जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। अब पोटेंशियल सेम हो गया, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, एकदम प्योर कॉन्सेप्ट है भाई, प्योर कॉन्सेप्ट, शुद्ध एकदम। और बाकी ये तुम्हारा फार्मूला ड्राइव करके मैंने बनाया। फार्मूला ड्राइव इसलिए करना है मतलब ज़रूरी है, क्योंकि देखो हर एक चीज़ याद नहीं कर सकते। एक नॉर्मल फॉर्म जो होता है उसको याद रख लो, उसका तुमको इतना करना पड़ेगा, ठीक है ना। और कलम चलाओगे तो ये सब डर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। डरोगे कि ये कैसे कैसे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 2025 अप्रैल रिटर्न का सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर के PYQ में। ओके, जय हिंद, जय भारत।